अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 70 मंगोल डाकू। सिपाही चीख मारकर टैंक पर लुढ़क गया। टैंक रुक गया। किसी ने उड़ते हुए सांप को न देखा। सांप दूर जाकर एक गड्ढे में उतर गया और किनारे से बाहर निकलकर तकने लगा। टैंक में से सिपाही की लाश बाहर निकाली जा रही थी। जर्मन कमांडर ने दूरबीन से चारों तरफ गौर से देखा, फिर ऊंची आवाज में कोई हुक्म दिया जिसे नाग न समझ सका। सिपाही ने तीनों सिपाहियों को बर्फ में दफन किया। टैंक में सवार हुए और उसे लेकर वापस चल दिए। नाग भी रेंगता हुआ गार की जानिब आ गया। गार में आकर उसने फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार की और अपने साथियों को आकर बताया कि खतरा टल गया है, लेकिन इस महाज पर जर्मन फौज काफी तादाद में मौजूद है, लेकिन हमें अमेरिकी फौज को जल्द से जल्द यहाँ से बुलाना होगा। प्रोफेसर ने कहा, मैंने वायरलेस कर दिया है, फौज किसी भी वक्त यहाँ उतर जाएगी। लेकिन फौज न आई। 3 रोज गुजर गए और गार में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। अंबर ने पानी का आखिरी डिब्बा और डबल रोटी का आखिरी टुकड़ा दिखाते हुए कहा, दोस्तों, अगर आज रात खाने पीने की चीज़ों का कोई इंतजाम ना हुआ तो कल से हमें फाका आ जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, लेबॉर्ट्री के स्टोर में बेशुमार सामान पड़ा है। ओल्गा ने पेशकश कर दी, मैं जाकर रात को वहां से सामान चोरी करके ले आती हूँ। नाग हंसा, क्या कहते हैं तुम्हारे ओल्गा? यानी तुम्हारे ख्याल में जर्मन पहरेदार वहां भंग पीकर सो रहे होंगे और तुम जाकर बड़े आराम से थैला भरकर ले आओगी? इतने अहमक नहीं है वो। ओल्गा ने कहा, तो फिर कल से फाका करना होगा। नाग बोला, ये काम भी मैं ही करूंगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारे सिवा और कर भी कौन सकता? तुम ही करोगे। ये काम खासा मुश्किल है, क्योंकि वहां सिर्फ जर्मन पहरेदारों को धमका ही नहीं देना था, बल्कि वहां से कुछ सामान ढोकर भी लाना था। लेकिन ये काम हर हाल में करना था। बस आधी रात को नाग ने तैयारी की और एक बड़ा सा थैला लेकर गार से बाहर निकल आया। रात अंधेरी थी, सितारे चमक रहे थे, बर्फ पर उनकी धीमी धीमी रोशनी फैल रही थी। नाग बर्फ के गढ़ों में से गुजरता लेबॉर्ट्री के करीब पहुंच गया। लेबॉर्ट्री में रोशनी हो रही थी। उसे मालूम था कि स्टोर कहाँ पर है, जहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी हैं। लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द जर्मन फौज के 2 मोर्चे थे, जहाँ सिपाही मशीन गने लिए पहरा दे रहे थे। जरा परे टैंक भी खड़ा था। नाग के लिए इंसानी शक्ल में वहां से गुजरना मुश्किल था। सांप बनकर जाता है तो थैला वहीं छोड़ना पड़ता है, और वो इतना सामान उठाकर भी नहीं लग सकता। फिर क्या किया जाए? नाग सोचने लगा। आखिर उसे यही तरकीब सूझी कि वो किसी जर्मन सिपाही का बहरूप भरकर वहां जाए और सामान उठाकर किसी न किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करे। उसने थैला अपनी कमर के गिर्द लपेटा, आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और जर्मन सिपाही बन गया। अब उसने खामोशी और बेधड़क तरीके से लेबॉर्ट्री के स्टोर की तरफ चलना शुरू कर दिया। स्टोर पर अंधेरा छाया था, उसका दरवाजा भी बंद था। लेबॉर्ट्री के दरवाजे पर जर्मन सिपाही पहरा दे रहे थे। 2 सिपाही गश्त लगा रहे थे। नाग ने उनके करीब से गुजरते हुए हाथ हिलाकर यूं सलाम किया जैसे वो भी उनमें से एक सिपाही है। नाग स्टोर के अकब में आ गया। यहाँ अंधेरा था। उसने ऊपर देखा। स्टोर की दीवार के ऊपर एक रोशनदान था। वो रोशनदान से अगर अंदर चला भी गया तो सामान लेकर बाहर कैसे आएगा? उसके लिए ज़रूरी है कि स्टोर का दरवाज़ा अंदर से खुला हो। नाग ने देखा कि स्टोर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला बहुत मजबूत था। वो गहरा सांस भरकर एकदम इंसान से एक सफ़ेद बर्फानी रीछ बन गया। उसने ताले को पकड़कर जोर लगाया। रीछ बनकर उसमें बहुत ताकत आ गई। ताला एक ही झटके से टूटकर उसके हाथ में आ गया। ताला उसने बर्फ में दबा दिया। ज़रा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। बर्फानी रीछ एक बार फिर अब नाग के रूप में आ चुका था। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया और स्टोर के अंदर पड़ी हुई चीज़ों का हल्की रोशनी में जायजा लिया। ये रोशनी एक धीमे बल्ब से निकल रही थी जो स्टोर की छत पर जल रहा था। ये स्टोर की अलमारियाँ और शेल्फ खाने पीने के डिब्बों से भरी हुई थी। नाग ने यह सामान थैले में भरना शुरू कर दिया। जब थैला मुंह तक भर गया तो वो उसे घसीट कर स्टोर के दरवाजे तक ले आया। थैला इतना ज़्यादा वजनी हो गया था कि नाग उसे अकेला नहीं घसीट सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना वो एक हाथी बन जाए और उस थैले को कंधे पर रखकर गार तक ले जाए। अभी वो हाथी बना नहीं था कि आहट हुई। नाग चौकन्ना हो गया। शायद चौकीदार सिपाही उधर ही आ रहा था। नाग दरवाजे के पीछे हो गया। एक जर्मन सिपाही संगीन ताने स्टोर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। शायद उसने अंदर खड़ाक की आवाज़ सुन ली थी। सिपाही ने संगीन की नोक से दरवाजे को दबाया तो वो खुल गया। सिपाही समझ गया कि अंदर कोई चोर है। वो बड़ी होशियारी से एक कदम उठाता अंदर आ गया। नाग उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जो ही जर्मन सिपाही ने स्टोर के अंदर कदम रखा, नाग ने जमीन पर से एक वजनी शय उठाकर सिपाही के सर पर दे मारी। सिपाही चक्कर खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नाग ने हाथी बनने का ख्याल छोड़ दिया और बर्फानी रीछ बन गया। उसने सामान का थैला कंधे पर रखा और गार की तरफ रवाना हो गया। गार के चोर दरवाजे से अंदर जाकर उसने थैला जमीन पर रख दिया और खुद वापस इंसान की शक्ल में आ गया। प्रोफेसर ओल्गा और अंबर ने सामान लेकर कोने में रख दिया। उन्होंने नाग से पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं हुई? नाग मुस्कुराया, कोई भी शय तकलीफ उठाए बगैर भी मिली है कभी? बहरहाल स्टोर में गिरे हुए सिपाही को होश आ गया होगा। दिन निकला तो उन्होंने नाश्ता किया, पानी पिया और फिर से ताज़ा दम हो गए। प्रोफेसर ने एक बार फिर अमरीकी हेडक्वार्टर को वायरलेस पर पैगाम दिया कि हमला जल्दी किया जाए। उधर से जवाब मिला कि हमला शुरू कर दिया गया है। दिन के 10 बजे थे कि फिजा में हवाई जहाज़ों की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। वो गार से बाहर निकलकर आसमान की तरफ तकने लगा।
थोड़ी देर बाद आसमान पर 6 अमरीकी तैयारे नमदार हुए, जिनमें से छाता बरदार सिपाही बाहर कूदना शुरू हो गए। प्रोफेसर ने खुश होकर कहा, वो आ गए, आखिर वो आ ही गए। उधर जर्मन भी होशियार हो गए। वो दोनों टैंक लेकर मैदान में आ गए और उन्होंने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग से कितने ही अमरीकी सिपाही जख्मी हो गए, लेकिन अमरीकी फौज काफ़ी तादाद में ज़मीन पर उतर आई थी। ज़मीन पर उतरते ही उन्होंने मोर्चे संभाल लिए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। पैराशूट के जरिए जीपें और 2 टैंक भी नीचे फेंके गए। अमरीकी सिपाहियों ने बाकायदा हमला कर दिया। उसके साथ ही आसमान पर 2 बमबार तैयारे नमदार हुए और उन्होंने धमाधम जर्मन हेडक्वार्टर पर बमबारी शुरू कर दी। 1 घंटे के बाद अमरीकियों ने लेबॉर्ट्री पर कब्जा कर लिया। प्रोफेसर ओलोंगा, अंबर और नाग को बहादुरी के तमगे दिए गए। अमरीकी कमांडर ने अंबर और नाग से कहा, अगर तुम पसंद करो तो तुम्हें हम अपनी फ़ौज में मुलाजिम रख लेंगे। अंबर ने कहा, शुक्रिया जनाब, हम अपनी बहन की तलाश में हैं जो कुतुब शुमाली में कहीं खो गई है, हमें आगे जाना होगा। अमरीकी कमांडर ने हैरत से कहा, कुतुब शुमाली तो बर्फ़ का समंदर है, आप लोग अपनी बहन को कहाँ तलाश करते फिरेंगे। नाग ने हंसकर कहा, अगर हम इस लेबॉर्ट्री के जर्मनों का मुकाबला कर सकते हैं तो अपनी बहन को भी एक ना एक दिन तलाश कर लेंगे। अमरीकी कमांडर ने कहा, अगर आप लोग ज़रूर जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बर्फ़ गाड़ी देता हूँ और महीने भर का खाने पीने का सामान और एक कंपास, जिससे आप सिमत मालूम कर लेंगे। शुक्रिया। 2 रोज़ बाद अंबर और नाग प्रोफेसर ओल्गा को अलविदा कहा और बर्फ़ गाड़ी पर बैठकर नक्शे की मदद से आगे रवाना हो गए। ये बर्फ़ गाड़ी एक जीप की तरह थी, जिसके नीचे पहिए नहीं थे बल्कि फिसलने वाले तख्ते लगे थे। अब उन्हें इस गिरजे की तलाश थी जहाँ उनके ख्याल में सुर्ख जादूगर मारिया के साथ रहता था। सारा दिन वो बर्फ़ के मैदान में सफ़र करते रहे। शाम हो गई, अंधेरा फैल गया। उन्होंने जीप में से खैमा निकाला, उसे बर्फ़ पर लगाया और अंदर बैठकर खाना पकाने लगे। खाना खाकर उन्होंने काफ़ी पी और मारिया की तलाश के बारे में गुफ्तगू करने लगे। रात गहरी हो गई तो उन्हें नींद आने लगी। वो गर्म कंबल ओढ़कर सो गए। आधी रात गुजर गई कि अंबर की आंख खुल गई। उसे कोई आहट सुनाई दी। उसने कान खड़े कर लिए। बाहर कोई खर करता हुआ लंबे सांस ले रहा था। इससे पहले कि अंबर नाग को बेदार करता, एक तेज़ बू उसके नथनों में घुस गई और वो बेहोश हो गया। नाग सुबह सोकर उठा तो देखा कि अंबर गायब है। उसने सोचा कि वो कहीं बाहर गया होगा, लेकिन बाहर आकर देखा अंबर वहाँ भी नहीं था। नाग को तशवीश हुई कि आखिर ये शख्स कहाँ चला गया। उसने आवाज़ें दी, कोई जवाब ना आया। नाग ने बर्फ़ पर कदमों के निशान देखे, वो झुक गया। ऐसे निशान उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। ये पाँव के निशान थे, मगर काफ़ी बड़े बड़े थे। उसने गिना तो उस पाँव की उंगलियां 10 थीं। या खुदा, ये क्या बला थी जो अंबर को उठाकर ले गई और अंबर उसका मुकाबला न कर सका। ये बला ज़रूर अंबर से भी ज़्यादा ताकतवर होगी। नाग ने सामान बर्फ़ गाड़ी में रखा और बला के पाँव के निशानों के साथ साथ आगे सफ़र करने लगा। काफ़ी दूर जाकर निशान बर्फ़ के एक बहुत बड़े टीले के पीछे चले गए। यहाँ नाग ने देखा कि सामने एक पुरानी टूटी फूटी इमारत है जिसकी छत पर बर्फ़ जमी है। नाग ने बर्फ़ गाड़ी दूर एक जगह खड़ी कर दी और ख़ुद इमारत के पीछे आकर गौर से देखने लगा। इमारत का एक ही दरवाज़ा था जिसके आगे बर्फ़ का तोदा पड़ा था। शायद बर्फ़ जम कर तोदा बन गई थी। नाग ने बर्फ़ के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बला के पाँव के निशान उस दरवाजे तक जाकर ख़त्म हो गए थे। ज़ाहिर है कि अंबर को लेकर बला इसी इमारत में गई थी। नाग ने अंदर जाने का फैसला करते हुए अपनी जौन बदलकर सांप की शक्ल इख्तियार की और सुराख में से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। पहले तो अंदर से बिल्कुल अंधेरा नजर आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी होती गई। उस हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक पुराना हाल कमरा सा है जिसके अंदर सिवाय एक पुरानी मेज़ के कुछ भी नहीं है। नाग ने घूम फिर कर सारे कमरे को देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि साल से वहाँ कभी कोई इंसान नहीं आया। नाग खामोशी से एक तरफ दीवार के साथ लगकर बैठ गया और सोचने लगा, अगर बला अंबर को लेकर यहाँ आई है तो फिर कहाँ चली गई। अब उसने उस तरह से जायज़ा लेना शुरू किया कि कहीं नीचे तहखाने को कोई रास्ता तो नहीं जाता। सारे फर्श को नाग ने खंगाल डाला, कहीं किसी जगह भी कोई सुराख तक न था। या खुदा, अंबर कहाँ चला गया? क्या बला अंबर को खा गई है? मगर अंबर को दुनिया की कोई बला नहीं खा सकती। नाग नाउम्मीद होकर रेंगता हुआ बाहर जाने वाला था कि उसे गहरे सांस की आवाज़ सुनाई दी। वो सिमट कर दीवार के साथ लग गया। आवाज़ गायब हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सांप ने देखा कि कमरे की ज़मीन एक जगह से ऊपर होनी शुरू हो गई, फिर फर्श शक हो गया। अंदर सीढ़ियाँ जा रही थीं। उन सीढ़ियों पर एक भयानक चेहरे वाला बर्फानी इंसान नमदार हुआ जो गोरीले से 10 गुना बड़ा था और जिसके पंजों के नाखून छुरियों की तरह चमक रहे थे। नाग ने फिजा में बड़ी तेज़ बू सूंघी। अगर वो सांप ना होता, इंसान होता तो शायद उस बू को बर्दाश्त न कर सकता और बेहोश हो जाता। अचानक उसको ख्याल आया कि अंबर के साथ भी यही हुआ होगा और वो इस तेज़ बू की वजह से बेहोश हो गया होगा। फिर उस बर्फानी गोरीले ने बड़ी आसानी से उसे उठाकर अगवा कर लिया होगा। लेकिन सवाल ये था कि गोरीला अंबर को अगवा करके कहाँ ले गया है। ज़रूर उसने अंबर को इसी तहखाने में कैद कर रखा होगा। बर्फानी गोरीले में फ़िज़ा में कुछ नामानूस सी बू सूंघ ली थी। वो अपनी खौफनाक तोतनी फैलाकर इधर उधर हिला रहा था। उसने नाग की बू महसूस कर ली थी, मगर उसे नज़र नहीं आ रहा था कि जो कोई हैवान अंदर कमरे में मौजूद है वो कहाँ पर है। नाग ने दीवार पर चढ़कर छत के पास अपने आप को छुपा लिया। गोरीला कमरे का एक चक्कर लगाने के बाद तहखाने में उतर गया। थोड़ी देर बाद वो फिर ऊपर आ गया। अब उसने बेहोश अंबर को उठा रखा था। उसने अंबर को मेज़ पर लिटा दिया और झुककर उसके चेहरे को तकने लगा। ये कोई आदमखोर गोरीला मालूम होता था।
वो अंबर को खाने की तैयारियां कर रहा था। नाग पहले तो परेशान हो गया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अंबर तो हलाक नहीं हो सकता। अब उसने फैसला कर लिया कि छत के साथ लगकर बैठा तमाशा देखे। हाँ, अगर कोई खतरे की बात हुई तो वो बर्फानी गोरीले पर अपनी जान खतरे में डालकर भी हमला कर देगा। बर्फानी गोरीले ने अंबर को झुककर देखने के बाद सर ऊपर उठाया, थोतनी को फुलाकर एक बार फिर फिजा में कुछ सूंघने की कोशिश की। फिर वो तहखाने में चला गया। थोड़ी देर बाद वो तहखाने से आया तो उसके हाथ में एक लोहे की मेख और हथौड़ा था। नाग काम गया। ये कमबख्त तो अंबर के सीने में मेख ठोंककर उसका खून पीने की तैयारी कर रहा है। फिर उसे ख्याल आया कि दुनिया की कोई मेख अंबर के सीने में नहीं उतर सकती। मेख काफ़ी बड़ी थी, जैसे बर्फ़ तोड़ने वाला बड़ा सुआ होता है। बर्फानी गोरीले ने मेख की नोक को अंबर के सीने पर ऐन दिल के ऊपर रख दिया और दूसरे हाथ से हथौड़ा ऊपर उठाकर सर को हिलाते हुए खुशी से एक चीख मारी। उसकी चीख की भयानक आवाज़ से सारी इमारत हिल गई और सांप नीचे गिरते गिरते बचा। बर्फानी गोरीला शायद खुश हो रहा था कि अभी उसे इंसान का खून पीने का मौका मिलेगा। उसने हथौड़ा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से सुए के ऊपर मार दिया। अंबर की जगह कोई और दूसरा इंसान होता तो मेख उसके दिल के आर पार होकर मेज़ के नीचे से निकल जाती, क्योंकि उस पर हथौड़ा पूरी ताकत के साथ मारा गया था। लेकिन वहाँ कुछ भी ना हुआ। हथौड़ा गोरीले के हाथ से उछलकर नीचे गिर पड़ा, जैसे उसने किसी पत्थर पर हथौड़ा चलाया हो। गोरीला बड़ा हैरान हुआ कि यह आखिर कैसे हो गया। उसने दूसरी बार मेख की नोक अंबर के सीने पर रखकर पूरी ताकत से एक बार फिर हमला किया। इस बार भी हथौड़ा उसके हाथ से उछलकर नीचे गिर पड़ा और मेख की नोक मुड़ गई। बर्फानी गोरीले पर दहशत सी छाने लगी। उसके हैवानी दिमाग ने सोचा कि ये इंसान नहीं कोई और शय है। अपने गुस्से में आकर अपने नाखूनों से अंबर के पेट को चाक करने की कोशिश शुरू कर दी। बर्फानी गोरीले के नाखून टूटकर लहू लुहान हो गए, लेकिन अंबर के सीने पर खराश तक न आई। अंबर उसी तरह बेहोश था, क्योंकि फिजा में गोरीले के सांस से निकलने वाली बड़ी तेज बू फैली हुई थी। बर्फानी गोरीला नीम पागल हो गया। उसने अंबर को दोनों हाथों से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। इस पर भी अंबर को ज़रा सी खराश न आई। अब गोरीले के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उसने अंबर को ज़मीन पर लिटाकर उसके ऊपर उछलना शुरू कर दिया। अगर अंबर की जगह फर्श पर कोई टीला होता तो वो गोरीले की ताकत से रेजा रेजा हो जाता, लेकिन अंबर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। नाग ये सारा तमाशा देख रहा था। बर्फानी गोरीला अपनी शिकस्त से बेदम होकर जोर से चीखा। इमारत एक बार फिर हिल गई। गोरीले ने चीख मारी तो उसका मुंह ऊपर हो गया। उसने सांप को छत के साथ लगा देख लिया। वो गुस्से से पागल होकर उठा। उसने ज़मीन पर से पत्थर उठाकर छत पर मारने शुरू कर दिए। पत्थर नाग के करीब आकर गोलों की तरह लगने लगे। सांप परेशान हो गया। अगर कोई पत्थर उसे लग गया तो वो यकीनन कुचला जाएगा। सांप रेंग कर नीचे आ गया। नाग ने गोरीले से लड़ाई करने का फैसला कर लिया। सांप ज़मीन पर आया तो गोरीला उस पर टूट पड़ा। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सांप को पकड़कर कुचलने की कोशिश की, मगर सांप एक तरफ खिसक गया। नाग ने गहरा सांस लिया और दूसरे में कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी गोरीले के सामने खड़ा था। गोरीला भनचक्का होकर रह गया। उसके जहन ने ये कबूल करने से इनकार कर दिया। जहाँ पहले एक छोटा सा सांप ज़मीन पर रेंग रहा था, वहाँ अब ऊंचा लंबा ताकतवर हाथी खड़ा है। वो पीछे को हटा। हाथी ने अपनी सूंड उठाकर उस पर हमला कर दिया। अब गोरीला सब कुछ भूल कर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। दोनों में ज़बरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ही बड़े ताकतवर थे, मगर हाथी के आगे गोरीले की पेश नहीं जा रही थी। एक बार हाथी ने गोरीले को सूंड में लपेट कर उठाया और दाएं से ज़मीन पर दे मारा। गोरीले के नथनों से खून जारी हो गया। उसने चीख मारकर हाथी की सूंड को अपने पंजों में लेने की कोशिश की, मगर हाथी तुर्रा दे गया और पलट कर उसने गोरीले की गर्दन पर अपने कई मन सूंड दमादम मारनी शुरू कर दी। गोरीला ज़मीन पर गिर पड़ा। हाथी शायद इस इंतज़ार में था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर गोरीले के सीने पर अपना पाँव रखकर जो दबाया तो गोरीले का कचूमर निकल गया। एक आखिरी चीख इमारत में गूंजी और गोरीला मर चुका था। उसके मरते ही फिजा में तेज बू खत्म हो गई और अंबर को होश आ गया। उसने जो अपने सामने हाथी को देखा तो सर झटक कर बोला, नाग ये तुम हो या असली हाथी है? नाग जौन बदलकर इंसान की शक्ल में आकर हंसकर बोला, ये मैं हूँ यार, क्या हुआ था? अंबर ने आंखें मलकर पूछा। नाग ने कहा, बस ये बर्फानी गोरीला तुम्हें खेमे से उठाकर ले आया था, मगर मुझे तो कुछ पता नहीं चला। नाग बोला, इसके सांस की तेज बू से तुम बेहोश हो गए थे। तौबा, ये मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई थी? मैं भी हैरान हूँ कि ये बर्फानी गोरीला कहाँ से आ गया। फिर वो दोनों इमारत से बाहर आ गए और बर्फ़ गाड़ी में बैठकर खेमे में आकर मारिया के बारे में आइंदा के प्रोग्राम पर गौर करने लगे। वो दिन उन्होंने उस खेमे में बसर किया। रात को उन्होंने फिर सफ़र शुरू कर दिया, क्योंकि रात को वहाँ बर्फानी गोरीलों के हमलों का खतरा था। सफ़र करते करते वो काफ़ी आगे निकल आए। कंपास उन्हें रास्ते की सिमत ठीक बता रही थी। खुराक भी उनके पास काफ़ी थी। वैसे भी वो खुराक के बगैर भी कई रोज़ तक जिंदा रह सकते थे। सारी रात वो बर्फ़ के मैदानों में चलते रहे। सुबह के वक्त तो एक ऐसी जगह पहुँच रुक गए जहाँ उन्हें दूर एक मीनार सा नजर आया। ये क्या चीज़ हो सकती है? अंबर ने पूछा। नाग ने बड़े गौर से मीनार को दूर से देखा और कहा, मेरे ख्याल में ये कोई रडार है, शायद जर्मन फौज की कोई चौकी है। अंबर ने सर पकड़कर कहा, फिर वही बक बक शुरू हो जाएगी। जिस गिरजा घर की पुरानी इमारत की तलाश में हम निकले हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहा। नाग बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चलो आओ चल कर पता करते हैं कि ये क्या इमारत है। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं इसी जगह आराम करता हूँ, तुम आगे जाकर मालूम कराओ। ठीक है, मैं जाता हूँ।
नाग उसी वक्त एक परिंदा बनकर उड़ा और इमारत की तरफ चल दिया। उड़ते उड़ते आखिर वो इस मीनार के पास पहुंच गया। ये बर्फ के एक टीले पर छोटा सा मीनार था जिसके ऊपर लोहे का एक गोला लगा था। नाग गोता लगाकर तोते की दूसरी तरफ गया तो क्या देखता है कि वहाँ 6-7 एक मंजिला मकान बने हैं। एक बाजार है। बाजार एक तरफ 2 बर्फ गाड़ियां खड़ी हैं। वहाँ इंसान कोई नजर नहीं आ रहा। नाग ने उड़ फिर कर कमरों का जायजा लिया। कमरों के अंदर भी कोई नहीं था। चीजें अलमारियों में उसी तरह रखी थी। या खुदा, यहाँ के लोग कहाँ चले गए। वो उड़कर वापस अंबर के पास आया और बोला, वहाँ तो एक जादू की बस्ती है, मकान खुले हैं, चीजें इस तरह पड़ी हैं, मगर इंसान कोई नजर नहीं आता। दोनों बर्फ गाड़ी लेकर बर्फ के तोदे के अकब में आकर रुक गए। गाड़ी उसी जगह खड़ी करके वो मकानों के पास आए। बाजार में जो बर्फ गाड़ी खड़ी थी उसमें कोई इंसान भी नहीं था। मकानों के अंदर भी कोई औरत, बच्चा, जवान या बूढ़ा दिखाई ना दिया। यहाँ के लोग कहाँ चले गए। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है किसी बर्फानी गोरीले ने उन्हें हलाक कर दिया है, मगर उनकी लाशें कहाँ हैं। यहाँ कहीं खून का धब्बा तक नहीं। नाग की इस बात पर अंबर बोला, चलो दूसरे मकान में चलते हैं। अभी वो बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें मकान में से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो यकदम से रुक गए। कराहने की आवाज़ थोड़ी देर बाद फिर आई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जिधर से कोई आवाज़ आई थी उधर चल दिए। ये आवाज़ मकान के कोने से आ रही थी। कोने में एक अलमारी के पीछे ज़मीन पर लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा बना था जो शायद नीचे तहखाने को जाता था। अंबर ने दरवाज़ा ऊपर उठा दिया। नीचे 2-4 सीढ़ियाँ नजर आईं। आवाज़ नीचे तहखाने से आ रही थी। अंबर और नाग जल्दी से सीढ़ियाँ उतरकर तहखाने में आ गए। ये एक बहुत छोटा सा कमरा था जो कुतुब शुमाली के मकान में आमतौर पर सख्त सर्दी से बचने के लिए बनाया जाता है। कोठरी में अंधेरा था। नाग ने मोमबत्ती जलाई। उसकी हल्की हल्की रोशनी में देखा कि मेज़ के नीचे एक उधेड़ उम्र का आदमी चित लेटा है। उसकी गर्दन से खून बह बहकर जम गया था। चेहरा जर्द है और साफ मालूम होता है कि कोई पल का मेहमान है। नाग और अंबर ने उसे पानी पिलाया। तुम कौन हो? जख्मी आदमी ने आंखें खोलकर अंबर और नाग को देखा। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। नाग ने उसे बड़े प्यार से कहा, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। यहाँ के लोग कहाँ चले गए हैं? तुम्हें किसने जख्मी किया है? उधेड़ उम्र आदमी के होंठ उले। अंबर ने उसके मुंह के साथ कान लगाकर सुना। वो कह रहा था, वो फिर आए हैं, संगीन मारी है, मेरे बच्चे ले गए, वो फिर, और वो हिचली लेकर मर गया। अंबर ने नाग की तरफ देखा। नाग ने पूछा, क्या कह रहा था ये बदनसीब शख्स? अंबर ने कहा, किसी ने इसे संगीन मारकर शदीद जख्मी किया है और उसके बच्चे साथ ले गया है। वो कौन हो सकता है? नाग ने कहा। अंबर ने बड़े मियाँ की लाश पर कपड़ा डालते हुए कहा, सिवाय जर्मन सिपाही के दूसरा कौन हो सकता है? मगर यहाँ जर्मन सिपाही शायद ही हों। मेरा ख्याल है कि यह किसी कज़ाक का काम है। अंबर के इस ख्याल से नाग ने इतफाक करते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। इस इलाके में कज़ाक बर्फानी डाकुओं के नाम से मशहूर हैं। ये लोग शुमाली तुर्कस्तान के इलाके से हिजरत करके इधर आए थे और कहते हैं कि चंगेज़ खान की औलाद से इनका ताल्लुक है। नाग ने कहा, तुम्हें तो इनकी पूरी तारीख याद है, मगर इनके पास संगीन कहाँ से आ गई? अंबर बोला, ये नया ज़माना है, हमारा ज़माना नहीं। इन लोगों के पास मशीन गनें भी होंगी। ये बस्तियों में जाकर लोगों का कत्लेआम करते हैं और लूट मार करके बच्चों औरतों को अगवा करके ले जाते हैं और फिर बुखारा समरकंद की मंडियों में जाकर उन्हें गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। नाग ने पूछा, फिर अब क्या ख्याल है, आगे चला जाए या इस बदनसीब के बच्चों को तलाश किया जाए? अंबर बोला, अब ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि इस बदनसीब के बाल बच्चों को बरामद किया जाए ताकि वो एक भयानक ज़िंदगी से निजात हासिल कर सके। और फिर कोई पता नहीं वहाँ इस बस्ती के कितने बच्चे और औरतें होंगी। ठीक है, मगर बर्फानी डाकुओं को कहाँ तलाश किया जाए? ज़रा दूसरे मकानों की तलाशी लेकर देखते हैं, शायद वहाँ से किसी डाकू का कोई सुराग मिल जाए। वो दूसरे मकान में आ गए। 10-12 मकान थे, सारे के सारे वीरान थे। सामान डाकू लूट कर ले गए थे। 1-2 मकानों में बूढ़े मर्दों की लाशें पड़ी थी। किसी जगह कोई औरत, जवान और बच्चा नहीं था। साफ जाहिर हो रहा था कि डाकू औरतों, बच्चों और जवानों को फरोख्त करने के लिए अपने साथ ले गए हैं। सारी बस्ती पर दहशत और वीरानी छाई थी। उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि बर्फ पर बर्फ गाड़ी के निशान थे। ये डाकुओं की बर्फ गाड़ी हो सकती है अंबर। इसमें वो यहाँ का माल असबाब लाद कर ले गए होंगे। उसका पीछा करते हैं, चलो। उन्होंने अपनी बर्फ गाड़ी मीनार वाले बर्फानी टीले के नीचे एक जगह छुपा कर रख दी और खुद पैदल ही बर्फ गाड़ी के निशानों के साथ साथ आगे चल पड़े। बर्फ गाड़ी के निशान आगे जाकर बर्फानी टीलों की तरफ मुड़ गए थे। एक जगह पुराना गड़ा था जिसमें पानी जमा हुआ था। बर्फ गाड़ी उस गड़े के किनारे से होकर आगे गुजर रही थी। यहाँ उन्होंने बर्फ पर पड़ा हुआ एक कपड़ा देखा। उठाया तो वो किसी बच्चे की टोपी थी। वो लोग इधर से ही गुजरे हैं, नाग ने कहा। नाग और अंबर जब तलाश करते करते काफ़ी आगे निकल आए तो उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने कोई हथियार अपने साथ नहीं लिया, ना पिस्तौल, ना मशीन गन वगैरह। नाग हंसा, चलो कोई बात नहीं, डाकुओं से हथियार मांग कर ही उन पर इस्तेमाल करेंगे। अब वो बर्फानी टीलों के दरमियान से गुजर रहे थे। यहाँ आकर बर्फानी गाड़ी के निशान एक टीले की जानिब मुड़ गए थे और आगे खत्म हो गए थे। यहाँ उन्होंने देखा कि टीले में एक बर्फ का तोदा टूटा हुआ है। अंबर ने करीब जाकर देखा तो कहा, यह ज़रूर डाकुओं की कमीगाह का दरवाज़ा है। नाग बोला, तुम बाहर ठहरो, मैं अंदर जाकर पता करता हूँ कि कोई है या नहीं। अभी नाग अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उन्हें किसी मर्द के कहके और एक औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से एक तरफ हटकर टीले की ओट में छुप गए। इतने में 2 आदमी एक औरत को घसीटते हुए नमदार हुए। अंबर ने ठीक कहा था, दोनों कज़ाक थे। उनकी शक्लो सूरत मंगोल डाकुओं जैसी थी। उनके कमर से पिस्तौल लटक रहे थे। औरत रो रही थी और वो उसे जबरदस्ती घसीटते हुए गार की तरफ ला रहे थे और कह के मारकर हंस रहे थे। इसे कत्ल कर दो, एक डाकू ने कहा।
दूसरा कहका लगाकर बोला, बुखारा में इसकी कीमत $1000 पड़ेगी। मैं इसे $1000 में फरोख्त करके शानदार पिस्तौल खरीदूंगा। वो औरत को घसीटते हुए गार में ले गए। नाग और अंबर ने एक दूसरे को देखा तो उनका ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। ये सारी कारस्तानी इन मंगोल डाकुओं की थी। क्या ख्याल है अंबर, किस बारे में? हमला किस तरह से किया जाए? क्या मैं पहले अंदर जाऊं या तुम जाओगे? जाहिर है पहले तुम अंदर जाकर मालूम करोगे कि डाकुओं की तादाद कितनी है, फिर उसके मुताबिक प्रोग्राम बनाया जाएगा। अंबर बोला, तो फिर तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो। नाग ने उसी वक्त छोटे से सफ़ेद सांप का रूप बदला ताकि उसे कोई आसानी से देख न ले और रेंगता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। ये गार तंग था और उसकी छत भी नीची थी। छत भी बर्फ की थी, दीवारों पर पत्थर नजर आ रहा था। आगे जाकर नाग दीवार के साथ ही बाएं तरफ घूम गया। अब उसे डाकुओं के बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, साथ साथ किसी का कहका भी फिजा में गूंज जाता था। नाग रेंगता हुआ गार के बड़े कमरे में आ गया। यहाँ नीची छत के नीचे दीवार के साथ लूट मार का सामान रख रहा था। डाकू जमीन पर समोर की खाल बिछाकर बैठे खा पी कर और मजाक कर रहे थे। बच्चे और जवान मर्द एक तरफ रस्सियों से बंधे हुए थे, औरतों के पांव रस्सियों से बांध दिए गए थे और वो दीवार के साथ बैठी थी। 6-7 डाकू पिस्तौलें ताने उनके ऊपर खड़े पहरा दे रहे थे। नाग ये सारा मंजर देखकर खामोशी से बाहर आ गया। उसने अंबर के पास जाकर इंसान की शक्ल इख्तियार की और कहा, अंदर कोई 20-25 के करीब डाकू हैं और 10-12 औरतें, बच्चे और जवान हैं। अंबर ने पूछा, डाकुओं के पास हथियार कौन से हैं? नाग बोला, पिस्तौल और खंजर, 1-2 राइफलें भी मैंने देखी हैं। ठीक है। अंबर गहरी सोच में चला गया। हमला इस तरह से करना होगा कि ये लोग इंतकाम में आकर औरतों बच्चों को कत्ल करना शुरू ना कर दें। फिर क्या ख्याल है? ख्याल तो बड़ा नेक है। यानी ये कि अंबर ने सर पर हाथ फेर कर कहा, यानी ये कि हमला आधी रात को किया जाएगा जब ये सारे डाकू ख्वाबे खरगोश में मस्त होंगे। अभी वापसी बस्ती में चलते हैं। अंबर और नाग वापस बस्ती में आ गए। एक मकान में उन्होंने आग जलाकर खाना गर्म किया और खाकर हमला करने के बारे में गौर करने लगे। फिर उन्होंने ज़मीन खोदी और वहाँ 2-4 लाशें पड़ी थीं, उन्हें ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। बर्फ़ गाड़ी उन्होंने एक मकान के अंदर खड़ी कर दी ताकि अगर वहाँ से किसी डाकू का गुजर हो तो उसे शक न पड़ जाए। शाम तक वो बस्ती में आराम करते। फिर रात हो गई। कुतुब शुमाली में रात बड़ी जल्दी पड़ जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो अंबर और नाग मकान से निकलकर डाकुओं के गार की तरफ रवाना हो गए। नाग के पास कुछ ना था। उसने कोई खूंखार जानवर बनकर हमला करने का प्रोग्राम बना रखा था। अलबत्ता अंबर ने एक पिस्तौल और गोलियां साथ ले ली थी। वो गार के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। उन्होंने गार के दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। अंदर गहरी खामोशी थी। अंबर ने कहा, मालूम होता है सारे डाकू सो गए हैं। लेकिन ये उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इस किस्म के डाकू गाफिल नहीं सोया करते। उन्होंने एक डाकू को राइफल देकर बाहर पहरे पर बिठा रखा था। उस पहरेदार डाकू ने जब अंबर की आवाज़ सुनी तो टीले के ऊपर से नीचे झांक कर देखा। उसे 2 आदमी नजर आए जो गार के दरवाजे के पास खड़े पुरस्रार हरकतें कर रहे थे। डाकू होशियार हो गया। अब उससे ये गलती होगी कि उसने ना के बजाय अंबर का निशाना लिया और गोली चला दी। गोली अंबर की खोपड़ी पर लगी और उछलकर टीले की दीवार तोड़कर दूर जा गिरी। डाकू ने अपनी आंखों के सामने गोली को देखा था कि वो अंबर के सर पर लगी है। अब जो उसने देखा कि वो इंसान उसी तरह खड़ा है और गोली उसके सर से टकरा कर परे जा गिरी है तो उसकी हैरत से आंखें फट गई। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भूत है, उसने सोचा और दूसरी तरफ भागा कि दूसरी तरफ से चोर दरवाजे से अंदर जाकर अपने साथियों को खबरदार कर दे। गोली लगते ही अंबर ने नाक को इशारा किया। नाक पल भर में बाज बनकर टीले के ऊपर उड़ा और उसने भागते हुए डाकू की गर्दन पर हमला कर दिया। उसके पंजों ने डाकू की गर्दन उधेड़ डाली। खून बाहर गिरने लगा। दूसरे हमले में बाज ने डाकू की आंखें फोड़ डाली और फिर उसे नीचे गिरा दिया और तीसरी बार हमला करके उसकी शारक काट डाली। डाकू वहीं मर गया। खुशकिस्मती से गोली की आवाज़ अंदर गार बड़ी मामूली आवाज़ के साथ गई और कोई डाकू बेदार नहीं हुआ। नाग ने वापस आकर अंबर को बताया कि डाकू हिलाक कर दिया गया है। वो फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने कहा, कमबख्त ये बाहर पहरा दे रहा था, हमें खबर ही नहीं हुई। कहीं कोई दूसरा पहरेदार भी ना हो यहाँ। नाग ने खदशे का इजहार किया। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है अगर कोई और डाकू बाहर पहरा दे रहा होता तो वो गोली की आवाज़ सुनकर ज़रूर पहुँच जाता। शायद गोली की आवाज़ अंदर तक नहीं गई, नहीं तो अभी तक अंदर से भी डाकू बाहर आ गए होते। अंबर ने कहा, तुम सांप की शक्ल में अंदर चलो, मैं इसी तरह पिस्तौल लेकर आता हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ठीक है। नाग ने सांप की शक्ल बदली और रेंगता हुआ गार के अंदर दाखिल हो गया। वो एक इंतहाई जहरीले सफ़ेद रंग के बड़े सांप की शक्ल में था। अंबर ने पिस्तौल में 16 गोलियां भर रखी थी। वो पिस्तौल लिए गार में दीवार के साथ लगकर आगे चलने लगा। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। वो एक तो नाग की हिफाजत करना चाहता था, दूसरे उसे ये भी ख्याल था कि डाकू कहीं उनको चारों तरफ से घिरे हुए देखकर औरतों बच्चों को कत्ल न करना शुरू कर दें। अब गार बड़े कमरे में दाखिल हुई तो अंबर रुक गया। उसने देखा कि फर्श पर बीच में दिया जल रहा था। समोर की फर्श पर खालें और कंबल ऊपर किए डाकू गहरी नींद में सो रहे थे। दीवार के साथ साथ रस्सियों में जकड़े हुए मर्द, औरतें और बच्चे भी सो रहे थे। शायद एक आध मर्द या औरत जाग रही हो और पहलू बदल रही थी। अंबर ने नाग को देखा कि वो सांप की शक्ल में रेंगता हुआ दीवार से नीचे उतर रहा था। सांप नीचे उतरकर फर्श पर आ गया। फिर वो एक समोर की खाल में सोए हुए डाकू के सराहने आया और उसने बड़ी तेजी से उस डाकू की गर्दन पर डस दिया।
उस सांप का जहर ऐसा था कि इंसान की गर्दन पर भी असर करता था। गर्दन की रगें उस जहर के असर से एकदम खुश्क हो जाती थी और वो बोल नहीं सकता था। मकसद भी यही था कि जिसको डसा जाए वो चीख मारकर दूसरों को खबरदार ना कर सके। डाकू के साथ भी यही हुआ। नींद में उसने 2-3 गहरे सांस लिए, आंखें खोलकर देखा और अपने हाथों से गले को पकड़ा। चीख कर दूसरों को बेदार करने की नाकाम कोशिश की और वहीं अकड़ गया। इस तरह सांप ने चारों डाकुओं को समूर के बिस्तरों में ही मौत की नींद सुला दिया। लेकिन अभी वहां 15-20 डाकू बाकी थे। उन सबको अकेला सांप एक ही वक्त में हलाक नहीं कर सकता था। फिर भी वो कोशिश करता चला गया। उसने 4 और डाकुओं को हलाक कर दिया। वो 10वें डाकू को हलाक करने के लिए उसके पास गया तो उसकी आंख खुल गई। उसने एकदम से शोर मचा दिया, सांप सांप। सारे डाकू जाग पड़े। उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए और दिए की हल्की रोशनी में सांप की तलाश शुरू कर दी। ये देखकर उनकी चीखें निकल गई कि उनके 10 डाकू सांप के डसने से हलाक हो चुके थे। सरदार ने पिस्तौल का फायर करके कहा, इस सांप को कुचल कर रख दो। मेरे 10 जानबाज हलाक हो गए हैं। मैं 10 बार इस सांप को मारूंगा। ये कहाँ से आ गया है? यहाँ कभी कोई सांप नहीं आया। अब औरतें, बच्चे, जवान और मर्द सब जाग पड़े थे। दूसरे चिराग भी जला दिए गए। गार में रोशनी हो गई, लेकिन सांप छत में किसी जगह छुप गया था। उधर अंबर पिस्तौल ताने दीवार की ओट में था। डाकू इधर उधर दौड़ने भागने लगे। अचानक एक डाकू की नजर अंबर पर पड़ी। अंबर ने गोली मारकर उस डाकू को हिला कर दिया। दूसरे डाकू ने अंबर पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर अंबर पर कोई गोली असर नहीं कर रही थी। उसने जिस्म के साथ जरा बख्तर पहन रखा है, इसे जमीन पर गिराकर खंजरों से हिला कर दो। 6-7 डाकू अंबर की तरफ बढ़े। अंबर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 3 डाकू उसकी गोलियां लगने से हिलाक हो गए। वह जख्मी होकर गिरे। बाकी डाकुओं ने उसे जमीन पर गिरा दिया। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर परे जा गिरा। सरदार ने चीख कर कहा, इसे जिंदा पकड़ लो, मारना नहीं। हम इससे दूसरे लोगों के बारे में पूछेंगे। इसे मैं बाद में खुद हिला करूंगा। ये मेरा शिकार है। सांप छत की दर्ज में छुपा ये सारा तमाशा देख रहा था। डाकू अंबर को पकड़कर सरदार के सामने ले आए। उन्होंने रस्सियों में उसे जकड़ दिया। कमरे में डाकुओं की लाशें हटा दी गईं। सरदार की आंखों में खून उतरा हुआ था। दूसरे कैदी मर्द और औरतें भी सहमी हुई नजरों से अंबर को देख रही थी। दिल ही दिल में उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रही थी। जो डाकुओं को मारकर उन्हें छुड़ाने वहां आया था, लेकिन उन्हें अंबर की जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि ये शख्स अब कोई दम का मेहमान है। अंबर को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। सरदार ने खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और अंबर के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गरजा, कौन हो तुम बदबख्त? तुमने मेरे बेहतरीन साथियों को हलाक कर दिया है। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े अलग अलग करके अपने कुत्तों को खिला दूंगा। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम्हें किसने भेजा है? अंबर हंसा और कहने लगा, ए अहमक, डाकुओं के अहमक सरदार, बस तुम यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत ने मुझे यहाँ भेजा है। सरदार दहाड़ा, इसकी गर्दन उड़ा दो। एक डाकू तलवार खींचकर आगे बढ़ा। सरदार के मुंह से गुस्से की वजह से झाग उड़ रही थी। उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठहरो, इसकी गर्दन मैं उड़ाऊंगा। मैं इसके जिस्म की बोटी बोटी कर दूंगा। इसने मेरी तौहीन की है। इसने मेरे जानबाजों को हिलाक किया है। फिर वो अंबर की आंखों में आंखें डालकर बोला, ए जलील इंसान, तू कहाँ से आया है? अंबर ने हंसकर कहा, कह तो दिया कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। बस तेरी जिंदगी की चंद घड़ियां बाकी हैं। अगर दिल में कोई हसरत है तो उसे भी निकाल ले। कैदी मर्द और औरतें कांप रही थी। उन्हें यकीन था कि डाकुओं का सरदार अब उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके 12-14 साथी हिलाक कर दिए गए हैं। सरदार जमीन पर पांव मारकर गुस्से से उछला। उसने तलवार अपने हाथ में ले ली और गरज कर कहा, इस पागल कुत्ते की मौत आ गई है। और उसके साथ ही भरपूर हाथ तलवार का अंबर की गर्दन पर मारा। औरतों और मर्दों ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन हुआ यह कि तलवार अंबर की गर्दन से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। एक टुकड़ा सरदार के हाथ में पकड़ा रह गया और दूसरा टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सरदार की आंखें दहशत से खुल गई। अंबर ने हंसकर कहा, मैं ना कहता था कि मैं तुम्हारी मौत बनकर यहाँ आया हूँ। सरदार ने पिस्तौल निकालकर अंबर की खोपड़ी से लगाया और ऊपर तले 7 फायर किए। 7 गोलियां चला दी। 7 बार गोली खोपड़ी से टकराकर नीचे गिरी और पिस्तौल सरदार के हाथ से उछल उछल गया। जब सारी गोलियां खत्म हो गई तो अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, उल्लू के पट्टे, अगर दिल में अभी कोई और हसरत है तो वो भी पूरी कर ले, क्योंकि जब मैंने तुम पर वार किया तो तुम नहीं बच सकोगे। दूसरे डाकू भी दम बखुद खड़े अंबर को तक रहे थे। कई डाकुओं पर तो दहशत तारी हो गई थी और वो उसको कोई देवता समझने लगे थे जो इंसान के रूप में वहां गया था, या शायद मौत का फरिश्ता था जो इंसान की शक्ल में सरदार की जान कब्ज करने आया था। सरदार गुस्से से पागल हो रहा था। उसने खंजर निकालकर अंबर के सीने पर भरपूर वार किया। खंजर अंबर के सीने से टकराकर सरदार के हाथ में चुभ गया। खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा और खून रिसने लगा। अंबर ने सरदार का गिरेबान खींचकर कहा, अब मेरी बारी है हमला करने की। उसने बुलंद आवाज में कहा, नाग नीचे आ जाओ। नाग ने छत से छलांग लगाई और नीचे आते ही वो शेर बनकर जोर से दहाड़ा। औरतों बच्चों की चीखें निकल गईं। डाकू डर कर पीछे को गिरे। सरदार का रंग जर्द हो गया। अंबर ने नाग से कहा, नाग, पहले इन डाकुओं को हिलाक करो, क्योंकि इन्होंने बड़े बेगुनाह इंसानों का खून बहाया है। शेर जोर से दहाड़कर डाकुओं के गिरोह पर उछला और पंजे मार मार कर उसने कितने ही डाकुओं को खून में लथपथ करके डाल दिया। किसी का बाजू काट दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी और पंजा मारकर किसी का सीना चाक कर दिया। सरदार हाथ बांधकर जमीन पर गिर पड़ा। माफ कर दो देवता, माफ कर दो देवता। अंबर ने कहका लगाया, अब तुम सीधी राह पर आए हो, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर भी बेगुनाह लोगों का खून है, बेशुमार लोगों का। तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा।
सरदार ने गिड़गिड़ाकर कहा, ए अजीम देवता, मैं हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि सारी ज़िंदगी किसी चूंटी को भी तकलीफ न दूंगा। मैं इन सब कैदियों को रिहा करके इन्हें सारा सामान वापस करता हूँ। अंबर ने सरदार के सर पर जोर से हाथ मारकर कहा, वो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले? अब तुम्हारी जान पर बन रही है, अब तो अपना सामान भी उन्हें दे दोगे। अंबर ने नाग से कहा, नाग वापस इंसानी शक्ल में आ जाओ। नाग उसी वक्त शेर से बदलकर फिर इंसान की शक्ल में आ गया। ये सारा ड्रामा देखकर कैदी औरतें, मर्द और दूसरे बच्चे खुचे डाकुओं की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन हो गया था कि ये दोनों कोई आसमानी देवता हैं और जुल्म का बदला लेने के लिए ज़मीन पर आए हैं। सबकी आंखों में एहतराम और अकीदत थी। सरदार हाथ बांधे घुटनों पर झुका बैठा था। अंबर ने नाग से पूछा, क्या ख्याल है, इसकी जान बख्शी कर दी जाए? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है ये सवाल इन कैदी औरतों और मर्दों से पूछाना चाहिए। अंबर ने उन कैदियों से जब डाकुओं के सरदार की जान बख्शी के लिए पूछा तो उन्होंने रोते हुए कहा, इसकी जान बख्शी ना की जाए। इसने हमारे माँ बाप को कत्ल किया है, हमारे बूढ़ों के सर काटकर गढ़ों में दफन किए हैं। ये रहम के काबिल नहीं। मर्द बोले, इसे हम कत्ल करेंगे। अंबर ने उसी वक्त तमाम कैदियों की रस्सियां खोल दी। उनमें से एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, ए अजीम देवता, इस जालिम संगदिल ने मेरी आंखों के सामने मेरे बूढ़े बाप को हिलाक किया है। वो रहम की दरख्वास्त करता रहा और ये जालिम उसकी गर्दन पर खंजर चलाता रहा। इसे मैं हिलाक करूंगा, तुम्हें इजाज़त है। अंबर ने खंजर उस नौजवान के हाथ में दे दिया। दूसरे डाकू जमीन पर रोते हुए गिर पड़े। सरदार ने गिड़गिड़ाकर रहम की इल्तिजा की। अंबर ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नौजवान के एक ही वार ने डाकुओं के सरदार को हमेशा की नींद सुला दिया। आखिर बुराई का अंजाम बुराई ही निकला। जिसने दूसरे इंसानों को कत्ल किया था, आखिर एक रोज़ वो भी खुद कत्ल हो गया। बस्ती फिर से आबाद हो गई। लोग अपने अपने घरों में आकर रहने लगे। दूसरे बच्चे खुचे डाकुओं को भी बस्ती वालों ने ख़त्म कर दिया। अंबर और नाग की करामतें वो देख चुके थे। उनको बस्ती वालों ने अजीम देवता समझना शुरू कर दिया। वो उन दोनों की पूजा करने लगे। अंबर ने नाग से गिरज कहा, भाई यहाँ से अब 9 2 11 हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमें मारकर हमारे बुत बनाकर हमारी पूजा करना शुरू कर दें। नाग हंसा, ठीक कहते हो अंबर भैया, तारीख में ऐसे कई वाक़े गुजरे हैं कि लोगों ने अकीदत में आकर अपने पीरो मुर्शद को मारकर उसकी कब्र बनाई और फिर उसी की पूजा शुरू कर दी। इसलिए अब यहाँ से चले जाने में ही खैरियत है। अंबर बोला, उधर मारिया की परेशानी अलग दिल को लगी है। खुदा जाने वो कहाँ है, किस साल में है। नाग ने फिक्रमंद होकर कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है हम कुतुब शुमाली में काफ़ी आगे निकला है। इससे आगे तो सिवाय बर्फ़ ही बर्फ़ के और कुछ नहीं है। बस वो सुर्ख जादूगर ही होगा। अंबर की इस बात पर नाग ने पूछा, अंबर भैया, क्या तुम्हारा दिल यही कहता है? बेशक, हमें कुछ और आगे जाना होगा। ठीक है, नाग बोला, हम कल यहाँ से कूच कर जाएंगे। जब बस्ती वालों को पता चला कि दूसरे दिन सवेरे अंबर और नाग यानी उनके देवता कूच कर रहे हैं तो बड़े आर्जदा हो गए। उन्होंने दोनों से गुजारिश की कि वो बस्ती से ना जाएं, वहीं अपनी बरकतों के साथ बाकी ज़िंदगी बसर कर दें। उनके रहने से बस्ती में खुशी और सलामती आ गई है। अंबर ने उन्हें समझाया, ये तो ठीक है, मगर कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। हमें वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। रात के पिछले पहर अंबर और नाग उठ खड़े हुए। बर्फ गाड़ी पर हर शय तैयार थी। बस्ती वालों ने गाड़ी में कंबल और पानी भी रख दिया। एक कनस्तर मिट्टी के तेल का भर कर रख दिया। एक एक मर्द और बच्चे औरत ने अंबर और नाग से हाथ मिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। वो उन्हें रुखसत करते हुए दिलगीर थे। अंबर और नाग ने भी बड़ी गर्मजोशी से उन्हें रुखसत किया और बर्फ गाड़ी में सवार होकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सारा दिन वो बर्फ में चलते रहे। रात को उन्होंने एक जगह पड़ाव किया। यहाँ सर्दी इस कदर शदीद थी कि पानी की बोतलें जमकर फट गईं। टमाटर सॉस के डिब्बे भी फट गए। डबल रोटी पत्थर बन गई। कनस्तर में पड़ा हुआ तेल भी जम गया। पेट्रोल की भी यही हालत हुई। पेट्रोल खत्म होने वाला था। दूसरे और तीसरे दिन भी उनका सफ़र जारी रहा। चौथे रोज़ वो एक ऐसे बर्फानी मैदान में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी नीली झील बर्फ बनी हुई थी। उन्होंने एक जगह बर्फ़ तोड़ी तो नीचे से पानी निकल आया। उन्होंने पानी लेकर उसे गर्म किया और जी भर कर पिया। बर्फ़ गाड़ी साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि पेट्रोल खत्म हो चुका था। यहाँ उन्होंने बर्फ़ के सुराख में से कांटा डालकर 3 बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी और उन्हें भून कर खाया। शाम को बर्फ़ का ज़बरदस्त तूफान चलने लगा। तूफान की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उनकी बर्फ़ की गाड़ी उड़कर जाने कहाँ चली गई। वो खेमे के अंदर थे। खेमे का पर्दा उनके साथ तूफान के थपेड़े बनकर टकरा रहा था। हवाएं चीखें मार रही थीं। बर्फ़ की झील से टकराकर शोर मचा रही थी। साथ बर्फ़ भी गिर रही थी। सारी रात तूफान चलता रहा। सुबह हुई तो तूफान थम चुका था। उन्होंने खेमे से बाहर निकलकर देखा तो झील पर कई फीट मोटी बर्फ़ की नई तह चढ़ चुकी थी। उनकी बर्फ़ की गाड़ी का कहीं नामो निशान न था। ना ही वो चूल्हा बाकी था जिस पर वो पानी वगैरह गर्म कर लिया करते थे। उनके पास सिर्फ एक स्पिरिट लैम्प रह गया था जो खेमे के अंदर रखा हुआ था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। सूरज का कहीं नामो निशान न था। अंबर भैया, अब तो हमारे पास सफ़र करने को गाड़ी भी नहीं रही। अब हमें मारिया का सुराग जल्द मिल जाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा दूर तक हम पैदल न चल सकेंगे। अंबर ने हंसकर कहा, घबराओ नहीं, हम अजीम देवता हैं। हम बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने खेमा लपेटकर कंधे पर रखा और बर्फ़ की झील के साथ साथ आगे की तरफ रवाना हो गए। अब मुनासिब मालूम होता है कि ज़रा मारिया की भी खबर ली जाए कि वो किस हाल में है और कहाँ है। जादूगर उसे बकरी बनाकर शहर से निकलकर एक ऐसी सड़क पर हो लिया जो एप्लस के पहाड़ों की तरफ चली जाती थी। आगे जाकर ये सड़क पहाड़ों में गुम हो गई। यहाँ एक मकाम पर एक छोटा सा झोंपड़ा पहाड़ी के दामन में बना हुआ था। उस जगह जादूगर ने रात भर आराम किया।
सुबह वो एक मोटर गाड़ी में सवार हुआ और पहाड़ों के पार दूसरे शहर पहुंच गया। उस शहर से उसने रेलगाड़ी पकड़ी। वो 2 रोज तक रेलगाड़ी में सफर किया और तीसरे रोज नॉर्वे के शुमाली इलाके में आ गया। यहाँ से कुतुब शुमाली का पहला शहर 600 मील के फासले पर था। जादूगर ने हवाई जहाज के जरिए फासला तय किया और कुतुब शुमाली के पहले शहर में आ गया। ये एक छोटा सा शहर था, कम लोग रहते थे। शाम के वक्त सर्दी की वजह से बाजार सुनसान हो जाते थे। सुर्ख जादूगर उस मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर की छत अंदर से आधी ढह चुकी थी। दीवारों पर पड़े डरावने चेहरों वाले देवताओं की तस्वीरें बनी थीं। जादूगर को देखकर एक मकरूज सूरज चमगादड़ फड़फड़ाकर बाहर निकल गई। जादूगर चमगादड़ की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं एक जबरदस्त तोहफा लाया हूँ तुम्हारे आका के लिए कि वो उसे देखकर दंग रह जाएगा। फिर खुद ही कहकर मारकर हंस दिया और बकरी के सर पर हाथ फेरने लगा। मंदिर के एक कमरे में जाकर वो रुक गया। सामने एक पुराना दरवाजा था जिसके अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। सुर्ख जादूगर ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, मेरे आका, मैं आपका पसंदीदा तोहफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही बाहर से गंदे धुएं का एक भपका आया जिसमें तरह तरह के तेजाबों की बदबू थी। सुर्ख जादूगर ने उस धुएं में गहरा सांस लिया और खुश होकर बोला, मेरे आका के सांस में जिंदगी है। अंदर से किसी ने गंभीर आवाज में कहा, अंदर आ जाओ सुर्ख जादूगर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? सुर्ख जादूगर ने सर झुकाकर कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है मेरे आका, ये लीजिए अपनी अमानत। और सुर्ख जादूगर ने बकरी आगे कर दी। दूसरा जादूगर भी उधेड़ उम्र का था और बड़ी मकरूह सूरत वाला था। उसकी खोपड़ी पर कोई बाल न था, टिंड ही टिंड थी जिस पर तेल चपड़ा हुआ था। गले में स्याल मनकों की माला थी। सारा बदन स्याह चमड़े के लिबास में ठना हुआ था। उसने खुश होकर बकरी को अपनी तरफ किया और झुककर गौर से तकने लगा। क्या ये सचमुच औरत है? मेरे आका, आपसे कोई चीज़ लुकी छुपी नहीं, आप इसे देख सकते हैं। गंजे जादूगर ने सुर्ख जादूगर की तरफ देखा, फिर जेब से एक सफूफ निकालकर अपनी आंखों में डाला और फिर जो बकरी को देखा तो उसे मारिया साफ नजर आने लगी। गंजा जादूगर खुशी से उछल पड़ा। सुर्ख जादूगर, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है, जो हम तुमसे बड़े खुश हैं। बोलो तुम क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सुर्ख जादूगर ने आंखें मीचकर कहा, हुजूर, क्या वादा करते हैं कि जो मैं मांगू आप मुझे दे देंगे? क्यों नहीं, हम वादा करते हैं। सामरी की कसम खाएं। हम कसम नहीं खाते, लेकिन वादा करते हैं कि तुम जो मांगोगे हम तुम्हें जरूर अता करेंगे। सुर्ख जादूगर ने कहा, तो फिर मेरे आका ये बकरी मुझे दे दें। गंजा जादूगर चीख कर बोला, बकवास करते हो कुत्ते, तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारी होने वाली बीवी पर नजर रखो। हम तुम्हें इसकी अभी सजा देंगे। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने सामरी की कसम नहीं खाई। सुर्ख जादूगर हाथ जोड़कर बोला, मेरे आका माफ कर दो, गलती हो गई, हरगिज माफ नहीं करूंगा। तुम मेरी होने वाली बीवी पर हमेशा नजर रखोगे और जादू टूना करते रहोगे, इसलिए तुम्हें खत्म करना बहुत जरूरी हो गया है। हजूर माफी माफी। गंजे जादूगर ने मंत्र पढ़कर जो फूंक मारी तो सुर्ख जादूगर के बदन से शोले उठने लगे। वो एक तकलीफ से चिल्लाने और चक्कर खाने लगा। आखिर फर्श पर गिर पड़ा और भस्म होकर राख हो गया। उसको हिलाक करने के बाद गंजे जादूगर ने बकरी उठाकर गोद में रखी और मंदिर के अगवे हिस्से में एक देवता के बुत के आगे आकर झुक गया। मेरे आका, मैं अपनी पसंद की औरत के साथ हाजिर हूँ, इजाजत दें कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ। देवता के बुत की आंखों में हल्की सी हरकत पैदा हुई, फिर होंठ खुद ब खुद हिले और आवाज आई, अगर तुम इस औरत से ब्याह करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से 6000 मील दूर जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक नीली झील मिलेगी जो बर्फ बन चुकी है। उस झील से तुम आगे जाओगे तो 2 रोज के सफर के बाद तुम्हें एक बर्फानी पहाड़ के अंदर एक खोह मिलेगी। खोह के अंदर जाओगे तो वहाँ एक मंदिर है। उस मंदिर में देवता के बुत के आगे तुम्हें शादी करने की इजाजत मिलेगी। जाओ, तुम जा सकते हो। गंजे जादूगर ने बकरी को साथ लिया और कुतुब शुमाली के तवील लंबे सफर पर रवाना हो गया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता आखिर गंजा जादूगर उस नीली झील पर पहुंच गया जिसके पीछे पहाड़ में वो खो थी, जिसके अंदर वाले मंदिर में पहुंचकर गंजे जादूगर ने शादी करनी थी। जादूगर बकरी को लेकर नीली झील के साथ साथ चला जा रहा था। उसने पाँव में भारी जूते पहन रखे थे जिनकी वजह से बर्फ पर आसानी से चल सकता था। बकरी यानी मारिया उसके साथ चल रही थी। मारिया को बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था कि वो चल रही है। उसका दिमाग बकरी का था, सोच भी बकरी की थी। उसका जी घास खाने को चाह रहा था। ये एहसास बहुत मध्यम मध्यम था कि वो इंसान थी और अब उसे बकरी बना दिया गया है। जादूगर छोटे छोटे पहाड़ी रास्तों से होता हुआ आखिर उस खोह के करीब पहुंच गया जिसके अंदर मंदिर था। खोह का रास्ता बर्फ में बना था। जादूगर ने सबसे पहले बकरी को अंदर किया, फिर खुद भी अंदर चला गया। खोह की छत से बर्फ के लंबे लंबे सतून से लटक रहे थे। बाएं जानिब घूमकर जादूगर रुक गया। उसके सामने एक गहरा खड्ड था, गड़ा था जिसके अंदर पानी भरा था और 2 बड़े बड़े मगरमच्छ अपने खूनखार दांत निकाले उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। बकरी डर कर पीछे हट गई। जादूगर ने बकरी के सर पर हाथ फेर कर कहा, ए मेरी होने वाली बीवी, मत घबरा, ये मगरमच्छ मेरे गुलाम है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम मेरे पीछे पीछे आते चलो। और गंजे जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर जो फूंक मारी तो गड़े के ऊपर बर्फ का एक पुल बन गया। जादूगर ने बकरी को लिया और पुल अबूर कर गया। पुल के पार एक तंग रास्ता मंदिर की तरफ जाता था। मंदिर के दरवाजे पर एक शेर पहरा दे रहा था। जादूगर को देखकर शेर दहाड़ा। बकरी डरकर जादूगर के पीछे हो गई। जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर फूंका। शेर एकदम से एक बहुत बड़ा सांप यानी अजदहा बन गया। उसके 7 मुंह थे, हर मुंह में से सुर्ख जुबानें बाहर निकल रही थी। जादूगर ने झुककर सांप को सलाम किया। सांप ने सर ऊपर उठा लिया। जादूगर ने जेब से गोश्त निकालकर अजदहा के आगे डाला।
जिसे वो एक ही फुनकार मारकर खा गया। अजदा ने रास्ता छोड़ दिया। जादूगर ने हाथ बांधकर कहा, शुक्रिया अजीम देवता। उसने बकरी को साथ लिया और दरवाजे में से गुजर गया। दरवाजे के पार एक हाल नुमा कमरे में चबूतरे पर बहुत बड़ा बुत बना हुआ था। उस बुत के आगे एक मोटे पेट वाला जोगी मेहनत बैठा हुआ सुर्ख सुर्ख आंखों से जादूगर को तक रहा था। तुम आ गए गंजे जादूगर? जी हजूर, जादूगर ने सर झुकाकर कहा। मेहनत के गले में एक काला नाग लटक रहा था। उसने सांप की सिरी जादूगर की तरफ करते हुए कहा, क्या तुम सांप देवता के लिए सोने का तोहफा लाए हो? क्योंकि सोने के तोहफे के बगैर तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। गंजे जादूगर ने कोट के अंदरूनी जेब में से एक थैला निकालकर जोगी मेहनत के कदमों में रख दिया। हजूर, ये सोने के हार आपकी नज़र करने के लिए लाया हूँ। मेहनत जोगी ने थैले में से सोने के हार निकालकर बड़े गौर से देखे। उसकी आंखों में लालच और हवस था। उसने हार अपनी गद्दी के नीचे रख लिया और बकरी के सर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम शादी कर सकते हो, लेकिन अभी पूर्णमासी की रात को 1 हफ्ता बाकी है। तुम 1 हफ्ते के बाद इस औरत से शादी कर सकते हो। जादूगर ने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि इस बकरी को मैं फिर से औरत बना लूँ? मेहनत जोगी ने तड़प कर कहा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हें हफ्ता भर भी इंतज़ार करना होगा। जैसे आपकी मर्जी हजूर। तुम मंदिर की पिछली कोठली में जाकर रह सकते हो। जाओ, पहले जाओ, नहीं तो मेरा सांप तुम्हें डस देगा। जा रहा हूँ हजूर। गंजे जादूगर ने बकरी को गोद में उठाया और मेहनत जोगी के करीब से गुजरकर अपनी पिछली कोठली में जाकर चारपाई पर लेट गया। बकरी को उसने एक सतून के साथ बांध दिया। गंजे जादूगर को मंदिर में आबाद हुए 6ठा रोज था कि अंबर और नाग झील किनारे पहुंच गए। अंबर और नाग झील के साथ चले जा रहे थे। उन्हें बताया गया कि नीली झील के आगे एक मंदिर है जो एक खो में वाक़ है। चुनाचे वो खो की तलाश में थे। नाग ने कहा, अभी तक तो यहाँ कोई मंदिर, कोई खो वगैरह नजर नहीं आया। हाँ, अलबत्ता यहाँ बर्फ के टीले बहुत हैं। अंबर ने कहा, इन्हीं बर्फानी टीलों में कहीं ना कहीं वो खो जरूर होगा, जिसके मंदिर में हमें उस बदबख्त जादूगर को काबू करके अपनी बहन मारिया को वापस लेना होगा। खुदा करे कि ऐसा ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि खो की तलाश में हम भी खोए जाएं। नहीं, फिक्र ना करो, ऐसा कभी नहीं होगा। झील से काफ़ी दूर आने के बाद नाग ने अंबर को इशारा करके एक बर्फानी टीला दिखाया। वो देखो अंबर, मेरा ख्याल है उस टीले में खो जरूर होगा। तुमने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? अंबर ने पूछा। इसलिए कि मेरा दिल कहता है और फिर यहाँ कोई दूसरा खो दिखाई नहीं देता। शायद तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है, चलो उस खो की तरफ चलते हैं। दोनों तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगे। बर्फ़ उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। ताज़ा बर्फ़ उनके जूतों से चिमट रही थी। फिर भी वो वक्त से पहले, बहुत पहले खो के करीब पहुँच गए। ज़रा आगे गए तो क्या देखते हैं कि मंदिर के दरवाजे और उनके दरमियान एक गड्ढा मौजूद है जो पानी से लबालब भरा हुआ है और जिसमें 2 मगरमच्छ अपना भयानक मुंह खोले उनकी तरफ तक रहे हैं। नाग पीछे हट गया। ये कमबख्त बलाएं कहाँ से आ गईं? अंबर ने गौर से मगरमच्छ को देखा। आदम खोर मालूम होते हैं। देखो हमारी तरफ किस शौक से देख रहे हैं, जैसे अभी बस चले तो हमें कच्चा चबा जाए। अब फिर ये घड़ा किस तरह पार किया जाए? अंबर भैया, अंबर ने कहा, तुम उड़कर आगे निकल जाओ, मैं पानी के गड्ढे में से गुजर कर जाता हूँ और हम कर भी कह सकते हैं। तो फिर चलो, बिस्मिल्लाह करो। नाग बाज बन कर उड़ा, गड्ढे की दूसरी तरफ मंदिर के पास जाकर रुक गया। अंबर बड़े आराम से झील में उतर गया। मगरमच्छों ने चौंक कर उसे देखा। उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि कोई इंसान अपने आप उनके गड्ढे में उतर आए। वो अपने मुंह में जुबान फेरने लगे और अंबर की तरफ लपके। उनके मुंह से डकारें निकल रही थीं। मगरमच्छ झपटे, मगर अंबर पानी में तैरता रहा। मगरमच्छों ने अंबर की टांग को मुंह में जकड़ लिया। मगरमच्छों को यूं लगा जैसे उन्होंने पत्थर का सतून मुंह में डाल लिया हो। उधर अंबर ने पलटकर एक मगरमच्छ को हवा में उछाल दिया। मगरमच्छ गड्ढे से बाहर गिर गया। दूसरे मगरमच्छ को भी उसने पकड़कर हवा में जोर से उछाला और बाहर फेंक दिया। मगरमच्छ गार की छत से टकराया और बर्फ पर ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। नाग ने अंबर को हाथ देकर बाहर खींच लिया। मेरा ख्याल है मगरमच्छों ने भी सारी जिंदगी ऐसा इंसान ना देखा होगा जिसने उन्हें गड्ढे से उछालकर बाहर फेंक दिया हो। बेशक अगर जिंदा रहे तो याद करेंगे। अंबर और नाग मंदिर के दरवाजे के सामने आए तो ये देखकर हैरान लगे कि वहाँ एक शेर खड़ा उन्हें देखकर गरज रहा है। नाग ने शेर की आंखों में आंखें डालकर कहा, उस देवता को बुलाओ जिसने तुम्हें शेर बनाकर यहाँ पहरे पर बिठा दिया है। शेर का एकदम से धड़ना बंद हो गया। नाग ने एक बार फिर कहा, उस देवता को लाओ। शेर चबूतरे से उतरकर दूसरी तरफ निकल गया। नाग ने अंबर से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं दूसरी तरफ जाकर पता करता हूँ कि यहाँ कौन रहता है। नाग मंदिर के पिछवाड़े आ गया। अंबर दरवाजे पर खड़ा था कि शेर की जगह वहाँ एक बहुत बड़ा 4 चेहरों वाला सांप फुनकारना शुरू कर दिया और अंबर पर हमला करने के लिए लपका। अंबर पीछे को हटा मगर अजदा ने अंबर की गर्दन पर हमला कर दिया। मगर अंबर पर तो जहर का असर हो नहीं सकता था। वो अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आया कि इस बदबख्त ने हमला करके उसकी किरकिरी कर दी थी। सांप भी हैरान था कि ये कैसा इंसान है कि उस पर उसके जहर का बिल्कुल असर नहीं हुआ। सांप यानी कि अजदा ने दूसरे मुंह से अंबर को डसा, अब भी अंबर पर कोई असर न हुआ। इसी तरह सांप यानी अजदा ने 4 बार अंबर को डसा मगर अंबर पर कोई असर न हुआ। सांप चबूतरे पर लहरा रहा था, गुस्से से बार बार फुनकार रहा था। उधर से नाग भी आ गया, बोला। इसकी दूसरी जानिब फिक्रा उसके मुंह में ही था कि नाग ने सांप को देखा। सांप ने भी नाग को देख लिया और अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकता चला जा रहा था। अंबर ने कहा, नाग भैया, इस बदबख्त सांप ने मुझे 4 बार डसा है। 4 बार? नाग ने हैरान होकर कहा, फिर गुस्से से बोला, इसकी ये जुर्रत, इसके मालूम नहीं कि तुम मेरे भाई हो? अंबर बोला, अब ये तुम खुद इससे पूछ लो। नाग ने अजदा की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए?
तुमने मेरे भाई पर हमला करके मुझे जलील करने की कोशिश की है। अजदा ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्या मालूम था कि ये सांप आपके साथ हैं और आप भी इनके साथ हैं। नाग ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ये बताओ कि यहाँ कोई इंसान भी है। अजदा ने कहा, अजीम देवता, इस मंदिर के अंदर एक जोगी मेहनत रहता है, उसने मुझे भी अपने जादू में काबू कर रखा है। नाग ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अभी जाकर उस मेहनत की भी खबर लेते हैं। नाग ने अंबर को साथ लिया और मंदिर के दूसरे बड़े कमरे में आ गया। उनके सामने देवता के बुत के पहलू में एक मोटे पेट वाला मेहनत जोगी खड़ा अपने लाल लाल आंखों से बड़े गुस्से में उनकी तरफ देख रहा था। उसके गले में एक काले रंग का सांप लिपटा हुआ था। मेहनत ने गरज कर कहा, कौन हो तुम अहमक? मंदिर में आने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? नाग ने कहा, उस अजदा ने मैं इजाज़त दी है जो मंदिर के दरवाजे पर पहरा देता है। जोगी बोला, क्या बकवास करते हो, वो किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम उससे जाकर पूछ सकते हो। क्या मगरमच्छों ने भी तुमको नहीं रोका? अंबर ने कहा, तुम्हारे मगरमच्छों की लाशें गड़े में तैर रही हैं। जोगी गुस्से से थर थर कांपने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। उसने गले से सांप निकालकर नाग की तरफ फेंका। ऐ सांप, इन दोनों को डस कर हलाक कर दे। काला सांप जोगी के गले से निकलकर नाग के कदमों में गिरा, फिर वहां से न उठ सका। वहीं उसने नाग के कदमों पर अपना सर रख दिया। नाग ने झुककर सांप को उठा लिया और मेहनत जोगी से कहा, तुमको अभी मालूम नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, लेकिन ये तुम्हारा सांप मुझे पहचान गया है। मालूम होता है तुम में भी मुझे अपना तारुफ करवाना पड़ेगा। जोगी कुछ परेशान सा हो गया, लेकिन उसे अपने सांपों और जादूगरी पर बड़ा नाज था। उसने हार तस्लीम ना की और चबूतरे से उतरकर एक कटोरे में से सुर्ख रंग का छोटा सा सांप निकालकर नाग की तरफ उछाल दिया। ये सांप तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुर्ख सांप भी जैसे नाग के कदमों में आकर मर सा गया। वो नाग के पाँव में लौटने लगा और बार बार अपना सर उसके पैरों पर रख दिया। नाग ने सुर्ख सांपों को भी हाथ में उठा लिया और उसे जोगी की तरफ करके बोला, अगर मैं इस सांप को हुक्म दूं तो अभी तुम्हें डस कर हलाक कर सकता है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसलिए अभी तुम्हें नहीं मारूंगा। अब जोगी को कुछ होश आ गया। उसे एहसास हो गया था कि उसका मुकाबला किसी ज़बरदस्त आदमी से। वो चबूतरे से बढ़कर नाग के पास आ गया और बोला, नौजवान, तुम कोई देवताओं के खास आदमी मालूम होते हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। नाग ने कहा, हम अपनी बहन मारिया की तलाश में यहाँ आए। क्या तुमने किसी ऐसे जादूगर को देखा है जिसने किसी औरत को काबू कर रखा हो? जोगी बोला, क्यों नहीं, गंजा जादूगर अभी एक हफ्ता पहले आकर मंदिर की एक कोठरी में ठहरा है। उसने एक औरत को बकरी बनाकर अपने काबू में कर रखा है और कल उससे शादी रचाने वाला है। नाग ने जल्दी से पूछा, क्या वो अब कोठरी में है? हाँ, आओ मेरे साथ। जोगी अंबर और नाग को लेकर मंदिर के अकब में कोठरी में आ गया। यहाँ कर देखा कोठरी खाली पड़ी है, ना जादूगर है और ना उसकी बकरी। जोगी ने तज्जुब से चारों तरफ देखा और हाथ बांध कर बोला, हजूर यकीन करना, सुबह तक वह जादूगर इस कोठरी में था। मालूम होता है उसने आप लोगों को आता देख लिया था और भाग गया। अंबर ने नाग की तरफ देखा और कहा, अब क्या किया जाए नाग भैया? कोठरी में खिड़की थी जो खुली थी, मालूम होता है वो गंजा जादूगर इस खिड़की में से भागा है। उन्होंने खिड़की में से बाहर कूदकर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। बर्फ पर किसी इंसान या बकरी के पाँव के निशानात तक नहीं थे। अंबर बोला, कमबख्त ने पाँव के निशान भी नहीं छोड़े। जोगी ने कहा, हजूर वो बड़ा मक्कार जादूगर है, वो ज़रूर जादू के ज़ोर से उड़कर चला गया होगा। नाग बोला, कोई बात नहीं, मुझसे बड़ा जादूगर नहीं होगा, मैं उसे तलाश करके ही छोड़ूंगा। नाग ने उसी वक्त बाज का रूप बदला और उड़कर मंदिर से बाहर निकल गया। कितनी देर तक वो उड़ता रहा और सारे बर्फानी मैदानों में जादूगर और उसकी बकरी को तलाश करता रहा, मगर उनमें से कोई भी उसे नजर न आया। आखिर थक हार कर वो वापस आ गया। अंबर ने पूछा, कुछ पता चला? नहीं भाई, कोई सुराग नहीं मिला। मालूम होता है मारिया को लेकर इस इलाके से कहीं दूर चला गया है। जोगी ने कहा, हजूर अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ देर क़याम फरमा सकते हैं, मैं आपकी खिदमत करूँगा। नाग ने कहा, नहीं, हमें अपनी बहन की तलाश है, हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। अंबर ने कहा, क्या तुम हमें कोई ऐसी बर्फ़ गाड़ी दे सकते हो जिस पर सवार होकर हम बर्फानी मैदान पार कर सके? जोगी बोला, हजूर मेरे पास ऐसी गाड़ी कहाँ, मैं तो एक अरसे से इस जगह पड़ा हूँ, लेकिन आप तो जादूगर हैं, अगर आप चाहें तो उड़कर भी जा सकते हैं। अंबर बोला, ऐसा जादू मेरे पास नहीं, नाग के पास ज़रूर है। हाँ, मेरे पास एक दूसरा जादू है। रात उन्होंने मंदिर में आराम किया, दूसरे दिन सुबह सुबह मंदिर से रवाना हो गए। मेहनत जोगी ने उन्हें रास्ते के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताईं। अंबर और नाग खामोशी से बर्फ़ पर चल पड़े। वो झील के किनारे होकर बर्फ़ के मैदानी रास्ते पर आ गए। सफ़र लंबा था, सारा दिन वो चलते रहे। शाम को उन्होंने खेमा लगाया और चाय गर्म करके पी। अंबर ने कहा, नाग भैया, इस तरह हम कब तक इस बर्फ़ के सराब में सफ़र करते रहेंगे? नाग ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? अंबर ने कहा, किसी गाड़ी का बंदोबस्त हो जाता तो हम जल्दी किसी शहर पहुंचकर मारिया की तलाश शुरू कर सकते थे। इतनी देर में तो वो जादूगर न जाने कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। बात तो ठीक है, अच्छा सुबह कुछ करेंगे। रात उन्होंने जूं तू करके काटी। सुबह उठते ही नाग ने कहा, अंबर भैया, तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करो, मैं कोई सवारी लेकर आता हूँ। लेकिन तुम सवारी कहाँ से लाओगे? तुम फिक्र ना करो, ये मैं जानूँ मेरा काम, तुम हर हालत में इसी जगह बैठ कर मेरा इंतज़ार करना। नाग इतना कहकर बाज की शक्ल में आसमान की तरफ उड़ गया। अंबर उसे देखता रह गया। कुछ देर उसे बाज आसमान की बुलंदियों में उड़ता नजर आया, फिर वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। नाग सारा दिन बर्फ़ के मैदानों के ऊपर उड़ता रहा। उसे ना कोई बस्ती नजर आई और ना कोई इंसान कहीं दिखाई दिया। रात का अंधेरा फैल गया तो वो एक जगह उतर आया और बर्फ़ के बने हुए खो में बैठकर आराम करने लगा। और उधर रात के वक्त अंबर भी खैमे के अंदर जाकर लेट गया।
ये छोटा सा खैमा था। अंबर बमुश्किल टांगें फैलाकर सो सकता था। उसे बार बार नाग और मारिया का ख्याल आ रहा था। गनुदगी के आलम में वो ऊँघने लगा। आधी रात के करीब उसकी आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे खैमे के बाहर दबे कदमों से चला रहा है कोई। अंबर ने खैमे के सुराख में से बाहर झांक कर देखा। बाहर अंधेरा था, फिर भी सितारों की हल्की की रोशनी में सफ़ेद बर्फ पर उसे एक साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने सुराख के साथ मुंह लगाकर कहा, कौन है? साया उसी जगह रुक गया। अंबर को किसी इंसान का धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। अंबर खेमे से बाहर आ गया। मौत का तो उसे कोई खौफ ही ना था। बाहर आते ही उसने एक बार फिर ललकारा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आने वाले के हाथ में मशीन गन थी और वह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा था। उसके चेहरे पर सिपाहियों जैसी वर्दी थी। अंबर ने कहा, क्या तुम जर्मन सिपाही हो? वो एक रूसी सिपाही था जो अपने हेडक्वार्टर से बिछड़कर भूखा प्यासा भटक रहा था। खैमा देखकर उसे ख्याल आया कि यहाँ ज़रूर कुछ खाने को मिल जाएगा। उसने रूसी ज़ुबान में कहा, मैं रूसी सिपाही हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? अगर इनकार किया तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। अंबर ने कहा, करीब आकर देख लो, मेरे पास कुछ नहीं है। रूसी सिपाही करीब आ गया। उसके सर पर समोर की टोपी थी, चेहरे पर जर्दी खंडी थी। उसने हैरानी से कहा, फिर तुम जिंदा किस तरह हो? अंबर ने कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं खाने के बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। क्या तुम भूत हो? हाँ मैं भूत हूँ, फिर मैं तुम्हें हलाक करूँगा। और इसके साथ ही रूसी सिपाही ने मशीन गन की बाढ़ मार दी। सारी की सारी गोलियां अंबर के सीने में लगीं और वहां से उछलकर नीचे बर्फ पर आकर गिर पड़ी। अंबर ने कहा, मैं भूत हूं और भूत पर गोली का असर नहीं होता। तुमने आंखों से देख लिया अपनी से कि मुझे तुम्हारी एक भी गोली नहीं लगी। रूसी बड़ा हैरान हुआ, वो डर भी गया। उसके सामने सचमुच एक भूत खड़ा था। वो चीख मारकर पीछे को भागा और फिर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अंबर उसे उठाकर खैमे में ले आया, उसे चाय गर्म करके पिलाई। जब उसे होश आया तो उसने पहला सवाल ये किया, क्या तुम सचमुच भूत हो? अंबर ने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, लेकिन मुझ में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम में नहीं। बहरहाल इन बातों को छोड़ो और बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं अपने हेडक्वार्टर से बिछड़ गया हूँ। 2 दिन से मैंने सिवाय बर्फ़ के और कुछ नहीं खाया। अंबर ने उसी वक्त एक जगह से बर्फ़ तोड़कर उसमें से मछली निकाली और उसे भून कर खिलाई। रूसी सिपाही को कुछ होश आया। उसने कहा, तुम रूसी ज़ुबान बड़ी रवानी से बोल सकते हो, क्या तुम रूस में रहे हो? अंबर मुस्कुराया, मैंने तुम्हें कुछ कहा ना कि मुझ में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो किसी दूसरे इंसान में नहीं है। मैं दुनिया की हर ज़ुबान बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। रूसी सिपाही ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? अंबर ने कहा, नहीं, मेरा एक साथी सवारी का इंतजाम करने गया है। रूसी सिपाही ताज्जुब से बोला, क्या तुमने इस बर्फ़ के सहरा को लंदन शहर समझ रखा है कि तुम्हारे साथी को अगले चौक से टैक्सी मिल जाएगी? अंबर बोला, घबराओ नहीं और देखते जाओ, टैक्सी भी आ जाएगी, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। बहरहाल तुम हमारे साथ रहना, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाकर आगे चलेंगे। क्या तुम अपने घर जाना पसंद करोगे? रूसी सिपाही ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ किसी रूसी चौकी पर पहुँचा दो तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। ऐसा ही होगा, अब तुम आराम करो। रूसी सिपाही खैमे के अंदर सो गया और अंबर बर्फ़ के सुराख में से मछलियाँ पकड़ने लगा। नाग उड़ता उड़ता दूसरे दिन सुबह के बाद एक ऐसी जगह जा पहुँचा जहाँ उसने बर्फ़ के मैदान में एक जगह एक कमरा देखा जिसकी छत पर एरियल और रेडार लगा था। पास ही एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। नाग हेलीकॉप्टर को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने गौता लगाया, हेलीकॉप्टर के करीब आकर उतर गया। वो इंसान की शक्ल में आ गया। हेलीकॉप्टर खाली था। नाग उसमें सवार हो गया। स्टार्ट करने लगा तो वो ताला बंद है। इतने में अंदर से एक जर्मन सिपाही कांधे पर बंदूक लटकाए बाहर आया। नाग जल्दी से नीचे छुप गया। सिपाही हेलीकॉप्टर की तरफ आ रहा था। नाग ने उसी वक्त एक छोटे से सांप की शक्ल बदली और कॉकपिट के सीट के नीचे छुपकर बैठ गया। सिपाही हेलीकॉप्टर पर सवार हो गया। उसने जेब से चाबी निकालकर ताला खोल दिया, बटन दबाकर मशीन चलाई। हेलीकॉप्टर के पंखे गर्दिश करने लगे। फिर वो फ़ज़ा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा। नाग ने सोचा कि जो कुछ करना है जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि खुदा जाने ही शख्स कहाँ जा रहा है। नाग ने नीचे से आकर जर्मन सिपाही की गर्दन पर डस दिया। जर्मन सिपाही अपनी सीट से ज़रा सा उछला। उसने सांप को देख लिया था। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर नाग पर गोली चला दी, मगर गोली उसे न लग सकी। उसके बाद जर्मन सिपाही बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। नाग अब इंसान की शक्ल में आ गया था। उसने जर्मन सिपाही की लाश उठाकर बाहर फेंक दी और हेलीकॉप्टर को लेकर वापस अंबर की तरफ रवाना हो गया। कोई 4 घंटे के सफ़र के बाद वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां वो अंबर को छोड़ आया था। अंबर खैमे के बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र हेलीकॉप्टर पर पड़ गई। वो समझ गया कि नाग सवारी का बंदोबस्त करके आ गया है। उसने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने शुरू कर दिए। इतने में रूसी सिपाही भी खैमे से बाहर आ गया। उसने एक जर्मन हेलीकॉप्टर को आसमानों पर आते देखा तो वो समझ गया कि लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं और ये हेलीकॉप्टर उन्होंने उसे अगवा करने के लिए मंगवाया है। उसने भागने की कोशिश की तो अंबर ने कहा, दिल से ये अहमकाना ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं तो तुमसे हमदर्दी का एहसास रखता हूँ। इस हेलीकॉप्टर में तुम जहाँ कहोगे हम तुम्हें छोड़ाएंगे। रूसी सिपाही ने कहा, लेकिन ये एक जर्मन हेलीकॉप्टर है। फिर क्या हुआ? मेरा दोस्त इसे कहीं से उड़ा कर लाया है और फिर तुम्हें आम खाने से गर्ज है कि पेड़ गिनने से। चलो उठो, नाग का खैर मकदम करते हैं। नाग ने हेलीकॉप्टर एक जगह खड़ा किया और अंबर के पास आकर बोला, ये कौन है? अंबर ने नाग से उसका मुख्तसर सा तारुफ करवाया और बताया कि रूसी सिपाही को हम उसके अड्डे पर छोड़ कर आएंगे, क्योंकि अगर ये अकेला यहाँ भटकता फिरा तो यकीनन मर जाएगा। नाग ने गहरी नज़रों से रूसी सिपाही को देखा और कहा, क्या तुम्हें अपने क्वार्टर के बारे में कुछ याद है कि वो कहाँ है और यहाँ से किस सिमत में है? रूसी सिपाही ने कहा, यहाँ से हमारा कोई ना कोई क्वार्टर कहीं ना कहीं ज़रूर करीब ही होगा। हम लोग साइंसी तहकीकात भी कर रहे हैं और जंग भी लड़ रहे हैं।
बहुत खूब, चलो हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे कि किसी क्वार्टर पर तुम्हें उतार दिया जाए। उन्होंने रूसी सिपाही को हेलीकॉप्टर में सवार कराया। हेलीकॉप्टर उड़ गया। पेट्रोल उनके पास काफ़ी था। कंपास रूसी सिपाही के पास थी। उन्होंने शुमाल मशरिक की तरफ प्रवास शुरू की थी। 1.5 घंटे की उड़ान के बाद उन्हें दूर एक मकान नजर आया। रूसी सिपाही ने कहा, शायद ये हमारा कैंप ही है, उधर चलें। हेलीकॉप्टर उस कैंप के करीब जाकर उतर गया। ये रूसी कैंप ही था। हेलीकॉप्टर को देखकर रूसी सिपाही राइफलें और मशीन गनें लेकर निकल आए। उन्होंने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। अंबर और नाग ने रूसी सिपाही को आगे करते हुए कहा, अपने सिपाही को संभालें, हम उसे ही यहाँ तक पहुँचाने आए थे। रूसी कमांडर ने राइफल का रुख नाग की तरफ करते हुए कहा, तुम लोग हमारी हिरासत में हो, जब तक हम अपनी तसल्ली नहीं कर लेंगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नाग ने रूसी सिपाही की तरफ देखा, इन्हें समझाओ कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। रूसी सिपाही ने कहा, सर ये लोग हमारे साथी हैं, इन्होंने मुझे बर्फ़ के मैदानों से बचाया है, अगर ये ना मिलते तो मैं भूख प्यास से मर जाता। रूसी सिपाही गुस्से में बोला, तुम चुप रहो, हम जाने हमारा काम। फिर उन्होंने अंबर और नाग को एक कमरे में बंद कर दिया जिसके दरवाजे पर सुलाखें लगी थी। अंबर बोला, लो मियाँ नाग, और हमदर्दी कर लो इस रूसी सिपाही से, देख लिया हमदर्दी का अंजाम। नाग ने कहा, यार ये रूसी लोग बड़े शकी होते हैं, अच्छा चलो इनको अपनी तसल्ली कर लेने दो। सारा दिन अंबर और नाग जेल में पड़े रहे। शाम के वक्त उन्हें कुछ खाने को दिया गया। फिर रूसी कमांडर अपने सिपाही के साथ आया अंदर और उसने अंबर और नाग से पूछगिछ शुरू कर दी। कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, बर्फ़ के मैदानों में क्या करते फिर रहे थे। अंबर ने कहा, जनाब हमारी एक बहन है जिसका नाम मारिया है, वो कुतुब शुमाली में कहीं आकर खो गई है, हम उसकी तलाश में फिर रहे हैं। रूसी कमांडर ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास ये जर्मन हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया, ज़रूर तुम जर्मन जासूस और रूसी इलाके में जासूसी करने आए हो। नाग ने कहा, ऐसा हरगिज़ नहीं जनाब, ये हेलीकॉप्टर हमने एक जर्मन कैंप से चुराया था ताकि आपके रूसी सिपाही को आपके कैंप तक पहुंचा सके और हम अपनी बहन को तलाश करने के लिए यहाँ से जा सकें। बकवास करते हो तुम, रूसी कमांडर चिल्लाया। जल्दी बताओ तुम्हारा कोड क्या है और तुम्हारा नंबर क्या है। अंबर और नाग ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया कह रहे हो कि बुरे फंस गए। नाग ने कहा, सर आपको गलतफहमी हुई है, हम शरीफ शहरी हैं, हम किसी की जासूसी नहीं कर रहे, हमें किसी की जासूसी करने की जरूरत भी नहीं है। रूसी कमांडर उठ खड़ा हुआ, उसने अपने सिपाही को इशारा किया, इन लोगों को सुबह शूट कर दो। अंबर और नाग चौंक उठे, ये आप क्या कह रहे हैं, आपने हमें शूट करने की कोशिश की तो हम भी आपका मुकाबला करेंगे और यकीन करें कि नुकसान आपका ही होगा। रूसी कमांडर झिल्लाकर बोला, तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत ही क्या है, सुबह तुम्हारी लाशें बर्फ पर पड़ी होंगी। रूसी कमांडर चला गया। जेल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नाग ने कहा, ख्वामख्वाह की मुसीबत पड़ गई, ये लोग सिवाय हमारा वक्त ज़ाया करने के हैरान होने और बाद में हमसे माफ़ी मांगने के कुछ नहीं कर सकेंगे। बहरहाल अब जो होगा सहना पड़ेगा। रात गुजर गई, अंबर सो गया। नाग ने उसे जगाकर कहा, अब यहाँ से भागने का एक ही तरीका है कि मैं उड़ जाता हूँ, तुम यहीं रुको, ये लोग तुम्हें सुबह शूट करेंगे, तुम मरोगे नहीं, ये परेशान होगे, हैरान होगे, फिर खुद तुम्हें किसी जीप या हेलीकॉप्टर में सवार करा के यहाँ से रुखसत कर देंगे, मैं भी तुम्हें रास्ते में मिल जाऊँगा। अंबर ने कहा, ठीक है, अब इसके सिवा चारा भी क्या है। नाग उसी वक्त चिड़िया बनकर उड़ गया। जेल में अब सिर्फ अंबर रह गया। दिन की रोशनी फैली तो 6 सिपाही अपने कमांडर के साथ राइफलें लिए जेल में आ गए। यहाँ आकर जो उन्होंने देखा कि एक कैदी मौजूद है और दूसरा कैदी गायब है तो रूसी कमांडर ने गरज कर कहा, इसे पकड़ो, वो फरार हो गया है। कुछ सिपाही नाग की तलाश में भागे। रूसी कमांडर ने कहा, इस कैदी को फौरन शूट कर दो, कहीं ये भी ना भाग जाए। अंबर ने कहा, सर आप ना तो मेरे साथी को तलाश कर सकेंगे और ना मुझे गोली से हलाक कर सकेंगे, इसलिए अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करें और मुझे मेरा हेलीकॉप्टर वापस कर दे ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। रूसी कमांडर ने हाथ उठाकर हुक्म दिया, इस शख्स को अभी शूट कर दो। सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को पकड़ा और बाहर ले जाकर एक टैंक के साथ बांध दिया। सिपाहियों ने राइफलें चढ़ाकर उनका रुख अंबर की तरफ कर दिया। रूसी कमांडर ने रुमाल निकालकर हिला दिया, फायर। 7 राइफलें एकदम से धमाके के साथ चलीं। 7 गोलियां उनमें से निकलीं और सीधी अंबर के सीने पर जा लगीं। 7 गोलियां अंबर के सीने से लगकर नीचे बर्फ पर गिर पड़ी। अंबर मुस्कुराता खड़ा रहा। सिपाहियों ने देखा कि कैदी मुस्कुरा रहा है, गोलियां सीने पर लगी हैं मगर खून का एक कतरा भी नहीं निकला। रूसी कमांडर भी बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है, वो कुछ ना समझ सका। उसने दोबारा हुक्म दिया, एक बार फिर इसे शूट किया जाए। सिपाहियों ने एक बार फिर गोलियां भरकर राइफलें सीधी की और अंबर के सीने का निशाना बांधकर गोलियां चला दी। धमाका हुआ और 7 की 7 गोलियां एक बार फिर अंबर के सीने से टकराकर नीचे बर्फ पर गिर पड़ी। अब तो सिपाहियों का भी रंग उड़ गया। रूसी कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। उसने करीब आकर गौर से अंबर के सीने को देखा। तुमने क्या बांध रखा है नीचे? कुछ नहीं, देख लो बेशक। रूसी कमांडर ने अंबर की कमीज के नीचे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर तुम्हें गोलियां क्यों नहीं लगीं? अंबर मुस्कुराया, आप चाहे अपना सारा असलहा मुझ पर इस्तेमाल कर लें, मुझ पर किसी शय का असर नहीं होगा। लेकिन क्यों, क्या तुम भूत हो? अंबर बोला, मिस्टर कमांडर ये बातें तुम नहीं समझ सकोगे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे खोल दो, नहीं तो मैं खुद इस रस्सी को तोड़कर आज़ाद हो जाऊंगा। कमांडर कुछ खौफजदा सा हो गया। उसने अंबर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। वो अंबर को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने अंबर से पूछना शुरू कर दिया कि वह कौन है और ये ताकत उसको कहाँ से हाथ आई है। अंबर हंस दिया, ये बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आपकी साइंस भी इन बातों को नहीं समझ सकती। तुम्हारा साथी कैसे फरार हो गया? कमांडर ने पूछा। अंबर बोला, वो परिंदा बनकर उड़ गया है। क्या कहा? परिंदा बनकर उड़ गया था? ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान परिंदा बनकर उड़ जाए?
अंबर ने कहा, अगर एक इंसान पर 14 गोलियां अपना असर नहीं कर सकती तो फिर दूसरा इंसान परिंदा बनकर भी उड़ सकता है। रूसी कमांडर गहरी सोच में गुम हो गया। उसने कहा, अच्छा मैं तुम्हारा हेलीकॉप्टर तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम चले जाना। अंबर बड़ा खुश हुआ। रूसी कमांडर कमरे से निकलकर कैंप के वायरलेस रूम में आ गया। यहाँ उसने वायरलेस पर अपना साइंसदान को बुलाया, जो वहाँ से 1000 मील दूर साइबेरिया के इलाके में एक लेबॉर्ट्री में साइंसी तजर्बे कर रहा था। उसका नाम डॉक्टर कमास्की था। कमांडर ने उसे वायरलेस पर कहा, मेरे पास एक हैरत अंगेज इंसान इस वक्त कैद है। मैं चाहता हूँ तुम उस पर तजर्बा करो। उस पर ना तो कोई गोली असर करती है ना बम असर करता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने हैरानी से कहा, उसे फ़ौरन मेरे पास भिजवा दो। अगर हम उसका राज मालूम करने में कामयाब हो गए तो यकीन करो हमारा एक भी सिपाही जंग में नहीं मारा जाएगा और हम दुश्मन के सारे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। सवाल यह है कि मैं उसे किस तरह कैद करूं, वो भाग जाएगा। डॉक्टर ने दूसरी तरफ से कहा, उसे गैस सुंघाकर बेहोश कर दो। कमांडर वायरलेस रूम से निकलकर सीधा लेबॉर्ट्री में गया। वहां से उसने एक तेज गैस की शीशी निकाली, उसके चंद कतरे रुमाल में डाले, रुमाल जेब में रखा और अंबर के कमरे में आ गया। अंबर बड़ा खुश था कि अब वो हेलीकॉप्टर पर यहाँ से निकल जाएगा, रास्ते में नाग को लेकर अपने सफर पर रवाना हो जाएगा। इतने में कमांडर उसके सामने आकर मुस्कुराता हुआ बोला, चलो मिस्टर अंबर, तुम्हारा हेलीकॉप्टर तैयार है, शुक्रिया। अंबर दरवाजे से बाहर निकला ही था कि कमांडर ने दवाई में भीगा हुआ रुमाल उसकी नाक से लगा दिया। गैस इतनी तेज थी कि उसके एक ही सांस से अंबर बेहोश होकर गिर पड़ा। कमांडर ने उसी वक्त अंबर को उठवाकर हेलीकॉप्टर में रखवा दिया। फौरन साथ बैठा। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर साइबेरिया की जानिब परवाज कर रहा था। उधर नाग परिंदा बना आसमानों पर उड़ते उड़ते तंग आ गया। कहीं भी अंबर का हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहा था। या खुदा, अंबर कहाँ चला गया? जाहिर है वो लोग उसे हलाक तो नहीं कर सकते थे, फिर वो कहाँ गुम हो गया? तंग आकर नाग ने वापसी रूसी कैंप का रुख कर लिया। कैंप पर खामोशी छाई थी। नाग उड़ता उड़ता नीचे आ गया। उसने सारे कमरों का जायजा लिया। अंबर कहीं भी नहीं था। अंबर का पता लगाना भी जरूरी था। नाग जमीन पर उतर आया। एक तरफ हटकर उसने एक रूसी कैप्टन की शक्ल इख्तियार की और बड़े आराम से टहलता हुआ कैंप में आ गया। सिपाहियों ने उसे देखकर सैल्यूट किया। कैप्टन ने कहा, मैं साथ वाले कैंप से आया हूँ, मेरी बर्फ गाड़ी यहाँ से दूर खड़ी है। कमांडर साहब कहाँ हैं? एक सिपाही ने कहा, सर अभी अभी साइबेरिया गए हैं। नाग ने पूछा, अकेले ही गए हैं क्या? सिपाही ने कहा, नहीं जी, उनके साथ एक कैदी भी था। नाग का माथा ठनका, जरूर दाल में कुछ काला है। वो वहाँ से चला गया। काफ़ी फासले पर जाकर उसने दोबारा परिंदे की शक्ल इख्तियार की और साइबेरिया के इलाके की तरफ परवाज शुरू कर दी। वह हेलीकॉप्टर से ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ सकता था, चुनाचे काफ़ी पीछे रहकर नाग उड़ता चला गया। उधर हेलीकॉप्टर 6 घंटे की उड़ान के बाद साइबेरिया के अड्डे पर जाकर उतर गया। वहाँ बर्फ़ गिर रही थी और बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। उस वक्त अंबर को एम्बुलेंस में डालकर लेबॉर्ट्री के तहखाने में पहुँचा दिया गया। डॉक्टर ने कमांडर की तरफ देखकर कहा, वैसे तो इस नौजवान में और दूसरे इंसान में कोई फ़र्क नहीं लगता। तुम कहते हो कि इस पर राइफल की 14 गोलियों में से एक गोली ने भी असर नहीं किया। कमांडर ने कहा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। अगर कोई दूसरा मुझे कहता तो शायद मैं इसे हरगिज़ तस्लीम न करता। ठीक है, अगर ये बात है तो ये सदी का बड़ा कारनामा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस राज पर से पर्दा उठाया जाए और ये ताकत हमारे सिपाहियों में भी आ जाए। फिर हमारे सिपाही बरसती गोलियों और बमों के धमाकों में भी आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और उन पर ना गोली का असर होगा ना बम का असर होगा। कमांडर ने खुश होकर कहा, यह एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा और मुझे ज़रूर मेजर जनरल बना दिया जाएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाकर आराम करो, मैं इस पर तजर्बा शुरू करने वाला हूँ। कमांडर चला गया। डॉक्टर ने पहले गौर से अंबर की आंखों को देखा, फिर कान देखे, दांत देखे, सब कुछ नॉर्मल था। इस शख्स में और एक आम इंसान में ज़रा सा भी फर्क नहीं। डॉक्टर ने अंबर का एक्सरे लिया। एक्सरे फिल्म को वो रोशनी में रखकर बड़े गौर से देखने लगा। अंबर के सीने पर हड्डियों पर भी किसी गोली का मामूली सा असर भी नहीं था। डॉक्टर सोचने लगा, कहीं कमांडर ने उसे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने सुई लेकर अंबर का खून टेस्ट करने के लिए उसकी कलाई में से खून निकालने की कोशिश की। सिरिंज की सुई अंबर के जिस्म में दाखिल नहीं हो रही थी, वो तो जैसे किसी पत्थर से टकरा रही थी। डॉक्टर ने ज़रा जोर से सुई दबाई तो वो टूट गई। डॉक्टर चक्कर खा गया। उसने दूसरी बार कोशिश की, वो नाकाम रहा। अब उसने बड़ा तेज़ निश्तर उठा लिया और उसे पूरी ताकत से अंबर के बाजू पर घुसेड़ने की कोशिश की। निश्तर खटाक से टूट गया। खुदाया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? डॉक्टर परेशान हो गया। उसको सख्त सर्दी में भी पसीना आ गया। उसने एक किताब निकालकर पढ़नी शुरू कर दी। उसमें से नए फार्मूले लिखे थे। इतने में अंबर को होश आ गया। उसने जो अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो हैरान होकर बोला, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर ने कहा, तुम एक साइंस की लेबॉर्ट्री में हो। हम तुम पर यह तजुर्बा करके मालूम करने की कोशिश करें कि तुम पर गोली, चाकू, खंजर और किसी भी हथियार का असर क्यों नहीं होता। अंबर को बड़ा गुस्सा आ गया। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। खोल दो मुझे और आज़ाद कर दो। यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। साइंसदान डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हम अपने तजुर्बे में कामयाब नहीं हो जाते हम तुम्हें यहाँ से हरगिज़ न जाने देंगे। तुम्हारे कैंप का कमांडर भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तुम पर गोली असर नहीं कर सकती, लेकिन तुम इन जंजीरों को नहीं तोड़ सकते। अंबर ने कहा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। और इतना कहकर उसने एक जोर से झटका दिया। सारी जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। साइंसदान डॉक्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने खतरे का सायरन बजा दिया। एकदम से इलाके के सारे सिपाही मशीन गने लिए वहाँ गए। कमांडर भी भागा आया और हाँफते हुए पूछने लगा, क्या हो गया?
अंबर ने कहा, यह तुम लोग ना समझ सकोगे, मगर तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने भाई को कहाँ तलाश करता फिरूंगा? मैंने तुम्हें कहा भी था कि वो परिंदा बनकर मैदान में किसी जगह मेरा राह देख रहा होगा। कमांडर ने कहा, मुझे अफसोस है नौजवान, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। अब तुम आज़ाद हो और जहाँ जी चाहे जा सकते हो। साइंसदान डॉक्टर ने कमांडर की तरफ देखा कि ये क्या कह रहा है। कमांडर ने उसे आंख मारी। अंबर कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि साइंसदान डॉक्टर के इशारे पर उसके एक असिस्टेंट ने गैस की पिचकारी से अंबर पर हमला कर दिया। पिचकारी में से गैस का बादल निकला। अंबर खांसा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये गैस बेहद तेज थी। इसके असर से कमांडर भी बेहोश हो गया। जल्दी से कमांडर को वहां से ले जाकर दूसरी चीजें सुखाई गई। टीका लगाया गया, उसे होश आ गया। डॉक्टर ने कहा, इस बार मैं अंबर को ऐसी जगह पहुंचाकर उस पर तजुर्बा करूंगा कि वो वहां से सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। हम जरूर कामयाब होंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। कमांडर इतना कहकर फिर गैस के असर से बेहोश हो गया। नाग भी उड़ता उड़ता आखिर उस इलाके पहुंच गया। उसने ऊपर से देखा कि नीचे बैरक्स बनी है जिनकी छतों पर बर्फ जमी है। नाग नीचे उतर आया और एक टेलीफोन के खंभे पर बैठकर हालात का जायजा लेने लगा। वहां सख्त तरीन सर्दी थी। इतनी सर्दी कुतुब शुमाली के अगले इलाकों में भी नहीं थी। नाग ठिठरने सा लगा। फिर उसने एक बूढ़े को एक बैरक से बाहर निकलते देखा। वो नीचे उतर आया और बैरक के अंदर दाखिल हो गया। अंदर चंद एक सिपाही बैठे ताश खेल रहे थे। उन्होंने जो एक खुश रंग परिंदे को देखा तो हैरानी से बोला, अरे ये चिड़िया इस मौसम में कहाँ से आ गई? आजकल तो यहाँ च्यूंटी भी नहीं होती। दूसरे ने बंदूक तान ली। मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। कहते हैं जर्द चिड़ियाँ बड़ी गर्म होती हैं। नाग ने जो देखा कि वहाँ उसके खाने की तैयारियां हो रही हैं तो फिर रुककर बाहर को उड़ गया। अंबर वहाँ नहीं था और यही उसे मालूम करना था। अब उसने इस इलाके के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए, मगर उसे कुछ मालूम ना हो सका। अब एक यही तरीका रह गया था कि वो किसी तरह इंसानी शक्ल में आकर अंबर के बारे में मालूमात हासिल करे। इतना उसे यकीन था कि यही वो इलाका है जहाँ अंबर को साइंसी तजुर्बे के लिए लाया गया है। उसने एक जगह तजर्बा का लिखा हुआ पढ़ लिया था। नाग ने उस तजर्बा कार में भी दाखिल होकर देख लिया। वहाँ अंबर नहीं था। एक तरफ चंद एक दरख्त थे जिनकी शाखें बर्फ में छुपी हुई थी। नाग ने यहाँ कर कुछ आराम किया और सोचने लगा कि किस शक्ल में जाहिर हो। अगर वो इंसान बनकर नमदार हो तो ये लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे कि ये अजनबी जासूस कहाँ से आ गया। फिर क्या किया जाए? आखिर एक ही तरकीब उसके दिमाग में आई। उसने एक औरत का रूप बदल लिया। अब वो एक मोटी भद्दी औरत बन चुका था जिसके हाथ में झाड़ू थी और वो कमरों की सफाई कर रही थी। एक सिपाही ने उसे गौर से देखकर पूछा, तुम कहाँ से आ गई हो? पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। नाग ने कहा, जनाब मेरी बेटी यहाँ काम करती है, आज वो बीमार हो गई, उसकी जगह में आ गई। सिपाही आगे चला गया। नाग अब साइंसदान के कमरे में आ गया और फर्श पर झाड़ू चलाने लगा। इतने में रूसी कमांडर और डॉक्टर बातें करते अंदर आ गए। उन्होंने नाग को अहमियत न दी क्योंकि वो औरत की शक्ल में काम कर रहा था। उन्होंने यही समझा कि नौकरानी सफाई कर रही है। वो आपस में बातें कर रहे थे। कमांडर कह रहा था, इस बार वो बच कर न जाने पाए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इस दफ़ा उसे ऐसी जंजीरों से बांधा गया है जो बेहद मजबूत हैं, और फिर उसके स्ट्रेचर के नीचे एक बटन लगा है। अगर उसने जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश भी की तो उसके स्ट्रेचर से उतरते ही नीचे वाला बटन अपने आप ऑन हो जाएगा और कमरे में गैस फैल जाएगी जिससे वो फिर बेहोश हो जाएगा। बहुत खूब, लेकिन तजर्बा जल्दी हो जाना चाहिए। मैं आज रात तजर्बा शुरू कर दूंगा। अब डॉक्टर की नज़र नाग पर पड़ी। उसने महसूस किया कि उस औरत को पहले नहीं देखा गया। डॉक्टर ने नाग को बुलाकर कहा, ऐ औरत, तू कौन है? नाग ने खालस देहाती रूसी जुबान में कहा, जनाब मेरी बेटी आज बीमार थी, उसकी जगह मैं काम करने आ गई हूँ। डॉक्टर ने ताज्जुब से कहा, लेकिन यहाँ तुम्हारी बेटी तो काम नहीं करती थी, यहाँ तो एक बूढ़ा नौकर काम करता था। अब नाग घबरा गया और आए बाएं करने लगा। कमांडर ने पिस्तौल निकाल लिया। सच सच बताओ, कौन हो तुम? नाग ने जब देखा कि जान बचानी मुश्किल हो रही है तो एकदम से गहरा सांस लेकर कहा, मैं भूत हूँ। और इतना कहकर परिंदा बनकर फुर से बाहर कूद गया। कमांडर चीखा, ये अंबर का साथी है, कमबख्त यहाँ आ गया, इसे पकड़ो। ये बड़ी खतरनाक बात हो गई। सब लोग चिड़िया को तलाश करने लगे। हवा में गोलियां चलाई गई मगर नाग भला उनके हाथ कहाँ आता था। साइंसदान अपनी जगह पर हैरान खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक जिंदा इंसान उसकी आंखों के सामने परिंदा बनकर भी उड़ सकता है। ये जादू है या साइंस का मजाक है? नाग ने जो कुछ मालूम करना था उसने मालूम कर लिया। अंबर को उन लोगों ने उसी इलाके में किसी जगह पर जंजीरों में जकड़ रखा था। अब उस जगह की खोज बाकी रह गई थी। नाग ने परिंदा बनकर सारे इलाके को छान डाला। वहाँ जितने मकान थे सब के रोशनदानों में से झांक झांक कर अंदर देखा। किसी जगह कोई ऐसी लेबॉर्ट्री नहीं थी। अंबर को किसी जेरे ज़मीन तहखाने वाली लेबॉर्ट्री में कैद किया गया था। नाग तहखानों की तलाशी परिंदा बनकर नहीं ले सकता था। उसके लिए ज़रूरी था कि वो इंसान की शक्ल इख्तियार करे और इंसान की शक्ल में आते उसके पकड़े जाने का डर था, क्योंकि वहाँ पर इस कदर थोड़े इंसान रहते थे कि नए आदमी या औरत एकदम से पहचान ली जाती थी। रात का अंधेरा होने लगा। नाग ने फैसला कर लिया किसी तरह से डॉक्टर या कमांडर के साथ रहा जाए, उनकी बातें सुनी जाएं ताकि ये मालूम हो सके कि वो लेबॉर्ट्री कहाँ है जहाँ अंबर बंद है। नाग ने सारी रात परिंदा बनकर एक दरख्त की बर्फपोश शाखों में छुपकर गुजार दी। दूसरे दिन वो दरख्त पर से उतरा। उसने एक सफ़ेद छोटे से सांप की शक्ल तैयार की और बर्फ पर रेंगता हुआ डॉक्टर की लेबॉर्ट्री में घुसकर एक तरफ छुप गया। अभी डॉक्टर नहीं आया था। उसे यह मालूम नहीं था कि आज डॉक्टर को नहीं आना था। दोपहर तक नाग ने इंतजार किया। वहाँ ना कमांडर आया ना ही डॉक्टर आया। काफ़ी देर गुजर गई। नाग तंग आ गया। उसे यकीन हो गया कि अब वहाँ डॉक्टर नहीं आएगा। उसने बाहर जाने का इरादा किया।
वो अलमारी के अकब से निकलकर बाहर लेबॉर्ट्री में आया था कि एक औरत की उस पर नजर पड़ गई। उसने सांप सांप का शोर मचा दिया। कुछ आदमी लाठियां लेकर उस तरफ दौड़े। एक आदमी ने गर्म पानी का तसला हाथ में ले लिया। नाग लाठी पिस्तौल से नहीं घबराता था, मगर उबलते पानी का बर्तन देखकर एक बार तो वो भी काम गया, क्योंकि खौलता हुआ पानी उसे तबाह कर सकता था। इससे पहले भी वो जिंदगी में एक मरतबा हलाक हो चुका था। आपको याद होगा कि एक आदमी ने उसके टुकड़े करके फेंक दिए थे और फिर अंबर उन टुकड़ों को डिब्बे में बंद करके झील मानसरूर ले गया था और वहाँ के नाग देवता के मुकद्दस पानी के छींटों से नाग को दोबारा जिंदगी मिली थी। नाग ने वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। वो खिड़की की तरफ भागा, क्योंकि दरवाजे में एक आदमी गर्म पानी का बर्तन लिए खड़ा था। वो इस ताक में था कि सांप उधर आए और उस पर खोलता हुआ पानी डालकर हलाक कर दे। नाग खिड़की की तरफ लपक गया और बाहर बर्फ पर छलांग लगा दी। कुछ सिपाही उनकी तरफ भागे, मगर वो उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। नाग अजीब मुसीबत में फंस गया था। वो जिधर जाता था लोग उसकी जान को आ जाते थे। एक बार तो झंझलाकर उसने फैसला कर लिया कि एक एक करके इन सब को हिलाक कर डाले और फिर आराम से इंसान की शक्ल में आकर अंबर को तलाश करे। फिर ये ख्याल आया कि बेगुनाह किसी इंसान को कुछ नहीं कहना चाहिए। नाग रेंगता हुआ बर्फ पर काफ़ी दूर निकल गया। सामने एक खंभा लगा हुआ था, उसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा बना था। नाग जाकर उसमें आराम से लेट कर आइंदा के बारे में गौर फिक्र करने लगा। अब ज़रा अंबर की तरफ चलते हैं। उसे इस बार डॉक्टर ने एक ऐसे स्ट्रेचर पर डालकर बांध रखा था जिसके नीचे एक खुदकार बटन लगा था। अंबर को होश आया तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा पाया। उसने जोर लगाकर जंजीरों को तोड़ दिया और उठकर बाहर जाने ही वाला था कि उसके उठने से स्ट्रेचर के नीचे वाला बटन अपने आप दब गया और कमरे में बड़ी तेज़ गैस फैल गई। उस गैस की वजह से अंबर एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर और कमांडर ने दूसरी बार फिर उसे उसी स्ट्रेचर पर जंजीरों से कसकर बांध दिया और उसे टीके लगाकर दवाइयाँ सुखाकर होश में लाने लगे। अंबर को जब होश आ गया तो सबसे पहले काम डॉक्टर ने यह किया कि उसे बता दिया कि वो एक स्ट्रेचर पर लेटा है कि जिन्होंने उसने जंजीरें तोड़कर भागने की कोशिश की, कमरा अपने आप गैस से भर जाएगा और बेहोश होकर गिरा जाएगा। अंबर ने देखा कि डॉक्टर और कमांडर ने चेहरों पर मास्क चढ़ा रखे थे। उसका मतलब ये था कि वो अगर ये सोचकर भागने की कोशिश करे कि उसके साथ ये लोग भी बेहोश होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अंबर लाचार हो गया। उसने आ बार कर दिल में कहा कि इन लोगों ने बड़ी मक्कारी से उसे बेबस कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेंगे। दिल में ये सोचकर अंबर चिपका हो रहा। अब उसे नाग का ख्याल आ रहा था। उसे यकीन था कि नाग उसकी तलाश में ज़रूर निकला होगा और उसकी मदद को आएगा। थोड़ी देर में डॉक्टर अपने साथ 2 असिस्टेंट लेकर अंदर आ गया। एक नया तजर्बा शुरू होने वाला था। अंबर के चेहरे पर तरह तरह के आलात से रोशनी और शुआएं डाली गई। फिर कमरे की बत्ती गुल करके अंधेरों में उसकी आंखों की पुतलियों को गौर से देखा गया। अंबर परेशान होकर बोला, ये लोग तुम क्या कर रहे हो? इस तरह तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। मैं कई हज़ार साल से जिंदा हूँ। मैंने हज़ारों बादशाहों का दौर देखा है। मुझे मौत नहीं है। तुम मुझ पर क्या तजर्बे कर रहे हो? तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। डॉक्टर पत्थर का बुत बनकर अंबर को देख रहा था। क्या कहा? तुम हज़ारों सालों से जिंदा हो? हाँ, अंबर बोला। मैंने कदीम बाबुल, मिस्र, यूनान और रोम की तहजीबों को अपनी आंखों के सामने देखा है। क्लियोपेट्रा का जुलूस मेरे सामने मिस्र में दाखिल हुआ था। मैं सिकंदर की फ़ौजों के साथ पंजाब आया था। मैं तारीख के हर दौर का गवाह हूँ। तुम्हें तजर्बे करके मुझसे कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि मेरे जिस्म में कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, मेरी रूह तुम लोगों से मुख्तलिफ है और तुम लोग रूह को नहीं देख सकते, इसलिए मुझे जाने दो और तुम लोग आराम से अपना काम करो। जिस शय के पीछे तुम लगे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगी। तुम्हारे सिपाही मेरी तरह से गैर फ़ानी नहीं हो सकते। अगर ऐसा हो गया तो तुम दुनिया वालों के लिए एक मुसीबत बन जाओगे। तुम दुनिया के हर मुल्क पर हमला करके उसकी तहजीब और वहाँ के इंसानों को तबाह बर्बाद कर दोगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। डॉक्टर और उसके साथी अंबर की बातों को बुत बनकर सुन रहे थे। जो कुछ कह रहा था उसका उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। क्या एक इंसान 5000 बरस तक जिंदा रह सकता है? हरगिज़ नहीं। अकल उसे तस्लीम नहीं करती, साइंस उसे तस्लीम नहीं करती, मगर उसका जिंदा सबूत उनके सामने अंबर मौजूद था। कहीं ये शख्स झूठ ना बोल रहा हो तो फिर इस पर गोली चाकू असर क्यों नहीं करता? क्या इसे जलाकर देखा जाए? शायद वो जल जाए। डॉक्टर ने स्पिरिट लैम्प जलाकर अंबर के कान के नीचे रख दिया। शोले की लो कान के नीचे चल रही थी। चाहिए तो ये था कि अंबर का कान जलकर स्याह हो जाता और अंबर चीख मारकर उछल पड़ता, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। अंबर को महसूस ही नहीं हो रहा था कि उसके कान के नीचे स्पिरिट लैम्प जल रहा है। यहाँ तक कि स्पिरिट लैम्प की सारी स्पिरिट खत्म हो गई। लैम्प अपने आप बुझ गया। डॉक्टर ने अंबर को बड़े गौर से देखा। वो ज़रा सा काला पड़ गया था। डॉक्टर ने उसे कपड़े से साफ किया तो बिल्कुल साफ हो गया। कान की जिल्द ज़रा सी गर्म भी नहीं हुई थी, वैसे ही ठंडी थी। डॉक्टर चकरा गया। उसके एक असिस्टेंट ने सिगरेट सुलगाकर अंबर के होठों पर लगा दिया। अंबर को कुछ ना हुआ, सिगरेट बुझ गया। जैसे किसी दीवार की ईंट के साथ सिगरेट लगाने से ईंट तो नहीं जलती, मगर सिगरेट बुझ जाता है। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया। ये शख्स इस सदी का सबसे बड़ा अजूबा है। मैं इसे दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में पेश करके नोबेल प्राइज़ हासिल करूंगा। अंबर ने कहा, तुम ऐसा करने के लिए ज़िंदा नहीं रहोगे डॉक्टर, याद रखो। अगर तुमने मुझे रिहा ना किया तो तुम्हारी मौत बहुत जल्द करीब आ जाएगी। मुझ पर आज तक अगर किसी शय ने असर किया है तो वो तुम्हारी आज के ज़माने की तेज़ बदबूदार गैस है। मुझ पर धुएं का भी कुछ असर नहीं होता।
मगर तुम्हारी गैस के हाथों बेबस हो गया हूँ। बहरहाल मेरा साथी नाग ज़रूर यहाँ पहुँच गया होगा। वो बहुत जल्द यहाँ आकर तुम सबको हिला करके मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। डॉक्टर की समझ में अंबर की सारी बातें आने लगी थी। उसने अंबर के साथी नाग को परिंदा बनकर उड़ते भी देख लिया था। उसने अंबर को बताया नहीं था कि नाग वाकई वहाँ पहुँच चुका है। डॉक्टर ने अंबर से कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। ये तो कमांडर को जनरल बनने का लालच है, ये उसी की कारस्तानी है। बहरहाल तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम ज़्यादा देर इस स्ट्रेचर पर नहीं पड़े रहोगे। कल या परसों तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि हम तुम्हें मार नहीं सकते। बहरहाल अगर तुम मुझे भी अपने साथ रहने की इजाज़त दे दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होगा। अंबर ने कहा, ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम बूढ़े आदमी हो, हमारी ज़िंदगी की मुसीबतों का मुकाबला न कर सकोगे और जल्दी मर जाओगे। बेहतर यही है कि तुम अपने रास्ते पर चले जाओ और हमें हमारे रास्ते पर चलने दो। डॉक्टर ने कहा, मुझे तुमसे तारीख की सच्ची कहानियाँ सुनने का शौक़ है। तुम तारीख के सारे दौर के गवाह हो। मैं चाहता हूँ तुमसे तारीख के बड़े बड़े वाक़यात सुनूं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुम जिंदा जावेद किसने बनाया। अंबर हंसा, ये एक राज है जो मैं तो किसी को नहीं बता सकता। क्या अब तुम मेरे स्ट्रेचर के नीचे से बटन नहीं ऑन करोगे? डॉक्टर ने कहा, ज़रूर ज़रूर, लेकिन मैं कमांडर की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। इतने में कमांडर भी आ गया। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर वहाँ से फरार होने की सोच रहा है और डॉक्टर उसकी मदद करना चाहता है, तो उसने उसी वक्त डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। हेडक्वार्टर से दूसरा साइंसदान आ गया, जिसने अंबर पर नए सिरे से तजर्बे शुरू कर दिए। अंबर को स्ट्रेचर से बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा था। नाग एक रोज़ अपने खंबे के लकड़ी के डिब्बे में बैठा था कि उसने आवाज़ सुनी। तारों में से फ़ोन की आवाज़ बाहर आ रही थी। हेलो, उसे आज बर्फ़ के नीचे गहरे समंदर में गर्क कर दिया जाए। ठीक है, अगर वो मर नहीं सकता तो क़यामत तक बर्फ़ के समंदर के नीचे दफन रहेगा। उसे गैस के सिलेंडर के साथ बेहोश करके बांध दिया जाएगा। नाग के कान खड़े हो गए। ज़रूर ये अंबर के बारे में बात हो रही थी। उसने सुना, दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उसे किस वक्त ले जाया जाएगा? आज आधी रात को। हाँ, सुर्ख तजर्बा गाह वाली इमारत से। आवाज़ें आना बंद हो गईं। सुर्ख तजर्बा गाह वाली इमारत से तलाश करनी चाहिए। नाग खंबे से नीचे उतर आया। उसने घूम फिर कर सुर्ख इमारत की तलाश शुरू कर दी। वहाँ कोई भी सुर्ख इमारत नहीं थी। नाग ने सोचा कि ज़मीन पर रेंग कर वो इमारत को नहीं ढूंढ सकता, उड़कर जायज़ा लेना चाहिए। चुनाचे वो परिंदा बनकर उड़ा और ऊपर हवा में जाकर उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। काफ़ी दूर उसे एक जगह सुर्ख धब्बा सा दिखाई दिया। वो उड़कर वहाँ गया। ये एक तिकोनी छत वाली सुर्ख इमारत थी। एक ही कमरा था जिसकी तिकोनी छत पर बर्फ़ जमी थी। नाग समझ गया कि यही इमारत है जिसके अंदर अंबर कैद है और जहाँ उसे मौत के समंदर में फेंकने के लिए ले जाया जाएगा। नाग ज़मीन पर आ गया। वो सांप बनकर बर्फ़ पर रेंगता हुआ लाल इमारत के दरवाजे पर आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वहाँ कोई भी सुराख नहीं था जिसमें से गुजर कर नाग अंदर जा सकता। वो इमारत के पीछे आ गया। यहाँ एक रोशनदान था, खिड़की कोई नहीं थी। नाग दीवार पर रेंगता हुआ ऊपर रोशनदान पर चढ़ गया। वहाँ एक जगह से शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ था। नाग ने अंदर झांक कर देखा कि अंबर एक स्ट्रेचर पर बेहोश जंजीरों में जकड़ा हुआ पड़ा था। साइंसदान उसके सराहने खड़ा एक आरी से अंबर का दिमाग काटने की तैयारी कर रहा था। नाग को मालूम था कि ये लोग अंबर का सर ना काट सकेंगे, लेकिन उसने जब साइंसदान की बात सुनी तो चौंक पड़ा। वो अपने साथी डॉक्टर से कह रहा था, मेरा ख्याल है कि हमें इस पर तेज़ गैस छोड़नी चाहिए। गैस की वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए बेहोश होकर रह जाएगा। फिर हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस शख्स की ज़िंदगी में क्या राज है। सांप रोशनदान से बाहर आ गया। अब वो अंबर को उन जालिम लोगों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये लोग उसे सारी ज़िंदगी के लिए बेहोश रखने की तैयारियां कर रहे थे। किसी को खबर न हुई कि एक सफ़ेद सांप रोशनदान से निकलकर दीवार पर रेंगता हुआ नीचे फर्श पर आ गया। सांप दवाओं की अलमारी के अकब में से निकलकर साइंसदान के करीब मेज़ पर आकर बैठ गया। उस वक्त साइंसदान अंबर को एक ऐसी गैस सूंघाने के लिए तैयार हो रहा था जिसके सूंघ लेने से अंबर शायद फिर ज़िंदगी भर बेहोश में नहीं आ सकता था। एक तरफ से ये उसकी मौत थी। नाग मेज़ पर से खिसका ही था कि उसके जिस्म से टकराकर एक शीशी फर्श पर गिर पड़ी। एक डॉक्टर ने चौंक कर देखा और चिल्लाया, सांप सांप। साइंसदान अंबर की नाक के आगे गैस का सिलेंडर करने ही वाला था कि सांप अपनी जगह से उछला और साइंसदान की गर्दन के गिर्द लपेटकर उसके हलक में डस दिया। साइंसदान ने ज़िंदगी में बड़े बड़े जहर तैयार करके लोगों को दिए थे, लेकिन ऐसा जहर उसने कभी नहीं देखा था जैसा कि सांप ने उसके बदन में दाखिल किया था। सांप के जहर ने उसके बदन में जाते ही पहला काम यह किया कि उसके सारे जिस्म में से हिलने जुलने की ताकत छीनकर उसे पत्थर कर दिया। फिर उस पर लर्जा तारी हो गया। इतने में सांप दूसरे डॉक्टर को भी डस चुका था और उसका जिस्म भी सुन्न हो चुका था। उधर साइंसदान अपने गले को पकड़कर गिरा, उधर दूसरा डॉक्टर भी ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सांप उसके साथ ही इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हो गया। उसने पहला काम यह किया कि स्ट्रेचर के नीचे उस बटन को उखाड़कर गैस का सिलेंडर लॉक कर दिया, जिसमें से गैस निकलकर अंबर को बेहोश कर देती थी। फिर उसने अंबर को होश में लाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अंबर को होश नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा था। नाग ने सोचा कि अंबर को हर हालत में यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा साइंसदान यहाँ कर उसे बेहोश कर दे। उसने एक जगह से पानी का जग उठाकर सर पर डाल दिया, मगर पानी का भी अंबर पर कोई असर न हुआ। इतने में दरवाज़ा खुला और कमांडर अंदर आ गया। उसके साथ एक डॉक्टर भी था।
वो नाग को देखकर चौंके। फिर जो उन्होंने अपने साइंसदान और उनके साथी डॉक्टर की लाशें देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। तुम कौन हो? तुमने मेरे आदमियों का खून किया है। कमांडर ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। नाग दूसरी तरफ हट गया और इसके साथ ही उसने उड़ने वाले सांप की शक्ल तैयार कर ली। ये सांप है, कमांडर के मुंह से निकला। लेकिन नाग इतने में उसके माथे पर डस चुका था। उसका साथी भागने लगा तो सांप ने उसका रास्ता रोक लिया और फन उठाकर लहराने लगा। डॉक्टर को ठंडे पसीने आने लगे। नाग उसी वक्त इंसान की शक्ल में आ गया और डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम अपनी आंखों से देख चुके हो कि मैं ज़बरदस्त ताकत रखता हूँ। अगर तुमने मेरा हुक्म न माना तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा जो इन लोगों का हुआ जिनकी लाशें तुम्हारे सामने पड़ी हैं। डॉक्टर ने कांपते होठों से कहा, मैं हर हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हूँ। नाग बोला, फिर जल्दी से मेरे भाई को होश में ले आओ, इसे गैस सुंघाई गई थी। डॉक्टर ने अंबर की तरफ गौर से देखा, फिर मेज पर से एक दवाई उठाकर उसे रुई में भिगोया और अंबर की नाक के आगे रख दी। अंबर ने 2-3 सांस लिए होंगे कि उसे होश आ गया। उसने आंखें खोलकर नाग को देखा। नाग भैया तुम आ गए। नाग ने मुस्कुराकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। अंबर ने उठते कहा, मेरे स्ट्रेचर के नीचे गैस का बटन है जो मेरे उतरते ही दबकर गैस खारिज कर देगा और हम सब बेहोश हो जाएंगे। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, उस बटन को मैंने तोड़ दिया है। अब तुम्हारे उठने से गैस खारिज होकर किसी को भी बेहोश नहीं करेगी। तुम बड़ी आसानी से उठ सकते हो। अंबर स्ट्रेचर से नीचे उतराया। उसने सर को पकड़कर कहा, ऐसी गैस मैंने सारी जिंदगी नहीं सूंघी थी। कमबख्त, इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें ईजाद कर रखी हैं। ये तो अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। नाग ने कहा, इन बातों को छोड़ो और यहाँ से बाहर निकलो, अभी हमें बहुत से काम करने हैं। अंबर ने अचानक फर्श पर लाशें देखी तो बोला, ये लोग कैसे मर गए? नाग ने कहा, अगर मैं इन्हें हलाक न करता तो ये तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बेहोश करने की तैयारियां कर रहे थे। फिर तो इन लोगों को ज़रूर सजा मिलनी चाहिए। नाग ने डॉक्टर से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बची सो लाखों पाए। वो तेजी से बाहर निकल गया। नाग बोला, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हमें निकल जाना चाहिए। इनकी गैस का गुबार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है हमें भागता देखकर ये कोई ऐसा बम फेंक दे जिससे बेहोश करने वाली गैस फैल जाए। अंबर और नाग लेबॉर्टरी से बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। आसमान को बुरे बुरे बादलों ने ढांप लिया था और साफ जाहिर था कि बर्फानी तूफान आने वाला है। नाग ने अंबर से कहा, मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर फौरन फरार होना है। इधर आओ। हेलीकॉप्टर उधर मैदान में खड़ा है। नाग अंबर को लेकर एक तरफ भागा। वहाँ एक जगह हेलीकॉप्टर खड़ा था। नाग ने अंबर को अंदर बैठने का इशारा किया। दोनों उसमें सवार हो गए। नाग ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। उधर सब लोगों को पता चल गया कि कमांडर और साइंसदान को हिला करके अंबर अपने साथी के हमरा भाग रहा है। फौज के सिपाही राइफलें लेकर भागे। इतने में हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर फौजी मैदान की तरफ भागे। इस दौरान में हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ गया था। सिपाहियों ने गोलियों की बारिश कर दी मगर हेलीकॉप्टर भूरे बादलों में छुप गया और एक भी गोलियों से न लगी। नाग ने जेब में से एक बम निकालकर नीचे फेंक दिया। अंबर ने कहा, अरे ये क्या किया? नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं एक आखिरी तोहफा इन लोगों को देने के लिए इनकी लेबॉर्टरी से साथ ले आया था। ये क्या था? जरा नीचे झांक कर देखो। नाग हेलीकॉप्टर को नीचे ले आया। अंबर ने देखा कि बम नीचे जाकर फट गया था और उसमें से गैस का एक बादल निकलकर जमीन पर फैला था और उसकी तेज गैस ने सारे सिपाहियों को बेहोश करके जमीन पर औंधे मुंह गिरा दिया। अब ये 2 दिन तक बेहोश रहेंगे। हेलीकॉप्टर एकदम आसमान की तरफ उड़ा और बाईं तरफ मुड़ गया। अंबर ने कहा, यह अच्छा हुआ कि हमें इस बर्फ के जालिम सहरा को दूर करने के लिए एक सवारी मिल गई। नाग ने कहा, सवारी भी ऐसी कि हवा में उड़न खटोले की तरह उड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस उड़न खटोले में ईंधन कितना है ये भी तो देख लो। नाग ने अंबर की इस बात पर मीटर को देखा जो ईंधन की मिकदार जाहिर करता है। वो कुछ परेशान हो गया। अंबर ने पूछा, क्या बात है? नाग ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ईंधन तो सिर्फ 2-3 घंटे का है। फिर क्या करें, ये बर्फ का सहरा तो भी काफ़ी लंबा है। शायद इसे अबूर करते हुए में 1 दिन लग जाए। इसका भी इंतजाम हो जाएगा। हेलीकॉप्टर को प्रवास करते 3रा घंटा जा रहा था कि उन्हें खुशनसीबी से दूर एक कैंप दिखाई दिया। बर्फ की सफ़ेद चादर की हल्की हल्की रोशनी रात के अंधेरे को हटा रही थी। नाग ने कैंप से कुछ फासले पर हेलीकॉप्टर उतार दिया। मैं आगे जाकर पता करता हूँ कि ये लोग कौन है। इतना कहकर नाग बर्फ पर खिसकता हुआ कैंप के पास आ गया। लकड़ी का एक लंबा सा कमरा था जिसकी छत पर बर्फ की तह जमी थी। दरवाज़ा बंद था। अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। नाग ने सुराख में से झांक कर नीचे देखा। अंदर 3-4 फौजी गर्म समोर की टोपियां सरों पर रखे कंबल ओढ़े दीवार से लगे सो रहे थे। एक सिपाही मशीन गन पास रखे ऊँग रहा था। दरमियान में तेल का लैंप चल रहा था। नाग को पेट्रोल के डिब्बे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो वापस होने के लिए पलटा तो उसके पांव दरवाजे की एक लकड़ी से टकरा गया। हल्का सा शोर हुआ। सिपाही ने आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? नाग ने कोई जवाब न दिया। उसका ख्याल था कि ये शख्स आराम से सो जाएगा। भला इतनी सर्दी में कौन उठकर बाहर आता है? मगर वो भी कोई अहमक शख्स था कि उठकर मशीन गन लिए बाहर आ गया। कौन है? वो इतनी जल्दी से आया कि नाग अपने आप को ना छुपा सका। सिपाही ने जो अपने सामने एक आदमी को चोरों की तरह पीछे हटते देखा तो उस पर गोली चला दी। नाग जल्दी से ज़मीन पर बैठ गया। सिपाही ने ज़मीन की तरफ नाली का मुंह करके गोलियों की बौछार कर दी। नाग खुशकिस्मत था कि गोलियां उसके करीब से होकर बर्फ में दब गईं। अब उसे जान बचाने की फिक्र हुई। उसने 1 मिनट के अंदर अंदर अपना रूप तब्दील कर लिया। वो इंसान से परिंदा बन गया। सफ़ेद बुराक कबूतर जो उड़कर फिजा में गुम हो गया। सिपाही ने यह मंजर देखा तो खौफ से कांपने लगा। भागकर अपने कमरे में गया और साथियों को जगाकर सारा माजरा सुनाया। वो उसका मजाक उड़ाने लगे। तुमने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। नाग ने एक बार फिर इंसान का रूप बदला और अंबर को जाकर सारी बात सुनाई और कहा,
वहाँ तुम्हारा काम है, तुम जाकर उनसे मालूम करो कि पेट्रोल कहाँ है। ठीक है, मैं ही जाऊँगा, तुम इस जगह मेरा इंतजार करो। अंबर जब कैंप के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर सारे सिपाही जाग रहे थे और इंसान के जानवर बनने के बारे में बातें कर रहे थे। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी तो सबकी आंखें फैल गईं। कोई न उठे, मैं जाकर पता करता हूँ। 5-6 सिपाहियों ने मशीन गनें तान ली। छठा सिपाही पिस्तौल लेकर दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? अंबर ने करीब जाकर कहा, हमारा हेलीकॉप्टर ईंधन न होने की वजह से यहाँ बेकार हो गया है, हमें पेट्रोल चाहिए, क्या तुम लोग हमें पेट्रोल दे सकते हो? सिपाही ने पिस्तौल से अंबर के सर का निशाना लेकर कहा, तुम कौन हो? अब सारे सिपाही मशीन गनें तान कर अंबर के सामने आ गए। तुम हमारी कैद में हो, अंदर आकर कोने में लगकर बैठ जाओ। अगर भागने की कोशिश की तो हमारी गोलियां तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगी। अंबर ने रोबदार आवाज़ में कहा, क्या बक बक लगा रखी है तुमने? बताओ पेट्रोल कहाँ है? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सिपाही कहकर मारकर हंस पड़े। एक ने कहा, इसे शूट कर दो। अंबर ने आगे बढ़कर पिस्तौल छीनने की कोशिश की। सिपाही ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। चारों गोलियां अंबर के सर में लगीं और लगकर नीचे गिर पड़ीं। दूसरे सिपाहियों ने मशीन गन की बाढ़ मार दी। सारी गोलियां खत्म हो गईं और सारी की सारी गोलियां अंबर के जिस्म से लगकर फर्श पर गिरती चली गईं। सिपाहियों की तो जैसे जान ही निकल गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है, वो क्या देख रहे हैं। अंबर ने आगे बढ़कर एक सिपाही की मशीन गन नोच ली। अब मैं अगर चाहूँ तो तुम सबको बारी बारी हलाक कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे सिर्फ पेट्रोल चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हारे पास पेट्रोल मौजूद है, क्योंकि तुम्हारे मकान के अकब में 2 जीपें खड़ी हैं। एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा, जनाब हमें माफ़ कर दें, पेट्रोल का ज़ख़ीरा मकान के अकब में मौजूद है। अंबर ने सिपाहियों को साथ लिया और मकान के अकब में आ गया। यहाँ बर्फ़ के नीचे पेट्रोल का बहुत बड़ा टैंक दफन था। अंबर ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर यहाँ ले आऊँ? अगर तुम लोगों ने कोई शरारत करने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। मैं तो मर नहीं सकूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। सिपाहियों ने कहा कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे। अंबर ने जाकर नाग को सारी कहानी सुनाई और फिर वो हेलीकॉप्टर से लेकर कैंप के पिछवाड़े आ गए। उन्होंने पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। उन्होंने जब हेलीकॉप्टर की टैंकी पूरी भर ली तो नाग ने कहा, तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन अगर मेरा भाई तुम लोगों को अपनी करामत ना दिखाता तो तुम कभी सीधी राह पर ना आते। नाग और अंबर हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ गए। सारी रात वो बर्फिस्तान में प्रवास करते रहे। दिन चढ़ा तो उन्होंने कंपास की मदद से उस इलाके का रुख किया जिसके बारे में बताया गया था कि जादूगर मारिया को लेकर वहां गया है। यहाँ उन्होंने एक अजीब बात देखी कि जगह जगह बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। जमीन पर बर्फ भी थोड़ी थी। इसका मतलब यह था कि कुतुब शुमाली का इलाका खत्म हो रहा था और आबादियां शुरू हो रही थी। अंबर ने नाग से कहा, हमें यहाँ किसी जगह उतर जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो जादूगर यहीं कहीं मारिया के साथ छुपा हुआ होगा। नाग ने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, अभी हमें कुछ और सफ़र करना होगा। मुझे दूर दूर तक मारिया की खुशबू नहीं आ रही। वो प्रवास करते रहे। हेलीकॉप्टर दरख्तों के ऊपर उड़ता रहा। अब संगलाह पहाड़ियाँ आ गई थी। उन पहाड़ियों के पीछे एक झील नमूदार हुई। झील के चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे। उन दरख्तों में एक चट्टान की तिकोन उभरी हुई थी। उस चट्टान के साये में अचानक एक मंदिर नजर पड़ा जिसके ऊपर काई जमी हुई थी। नाग ने अंबर की तरफ देखकर कहा, मुझे मारिया की खुशबू आने लगी है, अगरचे धीमी धीमी खुशबू है। उस पुरस्रार मंदिर का खोज लगाना होगा। हेलीकॉप्टर नीचे ले आओ। नाग ने हेलीकॉप्टर को नीचे कर लिया। हेलीकॉप्टर ने झील का एक चक्कर लगाया और फिर जंगल में खाली जगह पर उतर गया। इंजन बंद कर दिया गया। पंखे रुक गए। जंगल में गहरी खामोशी छाई हुई थी। नाग और अंबर हेलीकॉप्टर से उतरकर दरख्तों के पास आकर रुक गए और इधर उधर देखने लगे। वो मंदिर कहाँ पर है? अंबर ने पूछा। इन दरख्तों के पीछे होगा। एक जगह दरख्तों का गहरा झुंड था। दोनों उस झुंड में से निकलकर बाहर आए तो सामने वही चट्टान थी। उस चट्टान के साये में मंदिर था। जंग आलूद, पुराना, टूटा फूटा और वीरान। उसे देखकर दहशत तारी होती थी। अंबर बुड़बुड़ाया, मुझे 5000 साल के पुराने मंदिर याद आ गए हैं। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी पुराना ज़माना याद आ रहा है। अंबर जैसे ख्वाब में बोला, वो ज़माना अच्छा था, पुरसकून, खामोश और गहरा गहरा पुरस्रार। अचानक जंगल में एक चीख गूंज गई। अंबर ने नाग की तरफ देखा। ये चीख किसी की आवाज़ थी, किसी मर्द की थी। शायद किसी ने किसी को हिलाक कर दिया है। आवाज़ मंदिर से आ रही थी। चलो चलकर देखते हैं। दोनों झाड़ियों में से गुजरते हुए मंदिर के दरवाजे पर आ गए। दरवाज़ा टूटा हुआ था, अंदर अंधेरा था। अंबर ने अंदर झांक कर देखा, वहाँ सिवाय अंधेरे और खामोशी के और कुछ नहीं था। नाग भी मंदिर में दाखिल हो गया। मारिया की खुशबू आना बंद हो गई। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है मारिया यहाँ नहीं है। नाग बोला, मेरा ख्याल है कि मारिया इसी जगह कहीं कैद है। अंबर बोला, मगर उसकी खुशबू क्यों बंद हो गई? किसी ने जादू के जोर से ऐसा किया है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। मेरे साथ अंदर चलो। मंदिर में पत्थर बिखरे पड़े थे। छत के साथ जाले लटके रहे थे। अंबर ने नाग को इशारा किया कि खामोश रहे। उसने किसी के कदमों की चाप सुनी थी। नाग पत्थरों की ओट में हो गया। आवाज़ आना बंद हो गई। मंदिर में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई। अंबर ने सरगोशी में कहा, कोई ज़रूर है यहाँ। नाग ने सरगोशी में जवाब दिया, मैं दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ, तुम इसी जगह रहना। नाग पत्थरों के पीछे पीछे होकर मंदिर की दूसरी तरफ निकल गया। फिर उसने एक जगह पत्थर की सीढ़ियाँ देखी जो ज़मीन के नीचे जा रही थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। नाग ने सोचा कि उसे सांप बनकर नीचे उतरना चाहिए। वो सांप की शक्ल में बदल गया। उसने सीढ़ियों पर रिंग रिंग कर नीचे उतरना शुरू कर दिया। 6-7 सीढ़ियाँ उतरने के बाद नाग को सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब के दरमियान में एक कोटली थी। नाग तालाब की सतह पर तैरता हुआ कोटली के दरवाजे पर आ गया। यहाँ से उसे एक बार फिर वही चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ पहले से ज़्यादा डरावनी थी, भयानक थी।
ऐसा लगता था कि जैसे कोई जालिम किसी को खोलते हुए कड़ाव में डाल रहा है। नाग ने कोठली के बंद दरवाजे का जायजा लिया। अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अचानक दरवाजा खुल गया। सांप तेजी से एक तरफ हट गया। दरवाजे पर एक भयानक चेहरे वाला काला कलोटा भूतनमा आदमी जाहिर हुआ। उसने एक आदमी की लाश उठा रखी थी। लाश की गर्दन से खून निकल रहा था। भयानक भूत ने लाश को उछालकर तालाब में फेंक दिया। पानी उछला, लाश डूब गई। भयानक भूत ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस दौरान में नाग कोठली में दाखिल हो चुका था। कोठली छोटी सी थी। अंदर एक दिया जल रहा था। दीवारों पर इंसानों की खोपड़ियां लटक रही थीं। कोने में इंसानी पिंजर खड़े थे। काला भूत चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद करके चबूतरे पर जोर से हाथ मारा। चबूतरा अपनी जगह से खिसका और फिर काला भूत पत्थर की सिल पर बैठे बैठे नीचे उतर गया। सांप भी उसके साथ ही नीचे चला गया। यहाँ उसे एक गार दिखाई दी। काला भूत सिल पर से उठकर दीवार के पास गया। एक जगह उसने दीवार में हाथ डालकर किसी शय को घुमाया। दीवार शक हुई। सामने कोठली थी। उस कोठली में एक अजदहा कुंडली मारे बैठा था। काले भूत ने माथा टेका और हाथ जोड़कर बोला, अजीम देवता, मैं 100 इंसानों को हिला करके तुम्हारे कदमों पर निछावर कर चुका हूँ। अब तो मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं जब चाहे गायब होकर हवा में परवास कर सकूं। अजदा पर अचानक खौफ सा छा गया था। काला भूत बड़ा हैरान था कि आज उसके देवता को क्या हो गया है। नाग समझ गया था कि यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। अजदा नाग की मौजूदगी की वजह से खौफ से कांपने लगा था, क्योंकि वो उसका अजीम देवता था। नाग ने अपने आप को जाहिर करने का फैसला कर लिया। वो इंसान के रूप में काले भूत के सामने आ गया। काला भूत एक इंसान को देखकर गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने खंजर निकालकर लहराया ही था कि अजदा ने अपना सर झुका दिया और काले भूत की गर्दन पर डस दिया। काला भूत देखते ही देखते पानी बनकर बह गया। अजदा ने नाग के आगे झुककर कहा, अजीम देवता, मेरे लिए क्या हुक्म है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। नाग ने अजदा को क्या हुक्म दिया, मारिया उस मंदिर में किस जगह कैद थी, और अंबर पर जंगल में क्या गुजरी, ये तमाम हालात जानने के लिए इसी कहानी की अगली वीडियो मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।